आज हम देखो आपका ना पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल गया होगा, राइट। आप उसको जो है वो डाउनलोड कर लो। उसी में से हमने जो भी आज के कॉन्सेप्ट करने हैं उसी पीडीएफ में से करेंगे। पहले मैं बता दूं कि हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका पेपर नंबर 8 सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस पेपर में आपका सबसे बड़ा जो स्ट्रगल होता है ना कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं अगर वो क्लियर ना हो ना तो बाद में जब आप क्वेश्चन करते हो तो वहां थोड़ा बहुत डिफिकल्टी फेस होती है। तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर करवाने लगी हूं। पहले मैं बता दूं कि आपके इसमें क्या क्या वेटेज रहती है, ठीक है। हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, पहले क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूं, ठीक है। तो आप देखो आपके यहां पर जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके 3 सेक्शंस हैं। पहले ही ना माइंड में सेट करना है कि आपको पढ़ना कैसे है। प्रोफेशनल स्टडी जो है ना उसमें आपके अच्छे मार्क्स जहां उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का एक ही मंत्र है, वो है आपकी स्ट्रैटेजी। तो वो आपको फर्स्ट डे से ही बना लेनी चाहिए। जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग की मैं आपको बताने लगी हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। जो हमारा सेक्शन ए है वो आपका ना एक तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है ना वो बेस सेट करता है और वो 40% मार्क्स का वेटेज रखता है। अब उसमें भी बहुत सारे चैप्टर आते हैं। उसमें क्या क्या चैप्टर आते हैं, अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है जो कि रिलेटेड होता है कॉस्ट शीट से। और कॉस्ट शीट का आपको ऑलवेज क्वेश्चन आता है और ऐसा क्वेश्चन आता है जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप सोचो ना, यहीं से आपके पहले तो मार्क्स बन गए, मतलब जो हम अभी बिगनिंग में करने वाले हैं तो वहीं आपके बहुत सारे मार्क्स जो है 10 to 12 मार्क्स का तो यही प्रिपरेशन हो जाएगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट शीट, जो आपने किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है और वो बेस भी होता है, वो आपको करना ही होता है। तो कॉस्ट शीट को करने से पहले पूरा कॉस्ट के बारे में बताया जाता है कि कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, इसकी क्या क्लासिफिकेशन है, क्या एलिमेंट्स है, वो सब कुछ बताया जाता है। फिर उसके बाद आपको जो हम कॉस्ट की बात करते हैं ना फिर वो बताते हैं कॉस्ट कितने टाइप की होती है। जैसे एक मटेरियल कॉस्ट होती है, एक एम्प्लॉय, डायरेक्ट एंड ओवरहेड। इन सभी कॉस्ट के ऊपर ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, मींस मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। वो सारा कुछ आप इन चैप्टर्स में पढ़ते हो। फिर आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, जैसे आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कोई रूल्स या गाइडलाइंस जिनको फॉलो करते हुए आपने कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है, राइट। तो वो आपको सिखाए जाते हैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज क्वेश्चन आता है इस पर, तो मैं हमेशा कहती हूं कि इसको आपने छोड़ के नहीं जाना है। फिर आपका हो जाता है कॉस्ट बुक कीपिंग। ये क्या होता है, देखो आप कॉस्ट में भी तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है ना, तो कॉस्ट की भी बुक्स बनती हैं। वो कैसे बुक्स बनती है उसके बारे में यहां पर बताया जाता है आपको। तो ये यहां तक अगर मैं बात करूं ना इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग तक, ये आपका सारा 40% मार्क्स का वेटेज रखता है। अब इसमें से अगर मान लो आपने स्ट्रैटेजी बनानी है तो कॉस्ट शीट आपको बहुत अच्छी तरह से करना है, राइट। और आपने जो कैश है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बुक कीपिंग, मतलब कि ऑलमोस्ट आप यहां पर 25 और 30 मार्क्स तो यहीं से ले आते हो। करना आपको सब है, लेकिन मैं बता रही हूं कि कैसे, मतलब कि एक स्ट्रैटेजी आप फॉर्म करते हो। तो ये 40% का हो गया। यहां पर ये जो चैप्टर्स हैं काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं। फिर आपका आ जाता है सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन बी में होता है आपका मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, कि कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से मेथड्स को यूज करते हैं। तो मेथड्स वो आपका 30% का वेटेज रखता है। अब मेथड्स में पता क्या क्या होता है, अब कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। एक होता है किसी जॉब की कॉस्ट को निकालना, किसी बैच की कॉस्ट को निकालना, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को निकालना, किसी प्रोसेस की, या एक होता है किसी सर्विस सेक्टर की कॉस्ट को निकालना, मींस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ये सिर्फ मेथड्स हैं और ये 30% का वेटेज है। अब बहुत सारे मेथड्स हैं, ये पूरे करने पड़ेंगे। अब इनमें से भी आपको जो क्वेश्चन आता है वो ऑलवेज ऑपरेटिंग का आता ही आता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का आता ही आता है। मतलब ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको बहुत इज्जत के साथ करना है, और प्रोसेस में से आ सकता है। मतलब ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके यहां पर रहते हैं। फिर आ जाता है मेरा फेवरेट पार्ट,
जो है ये है आपका सी पार्ट, जो है टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। ये इजी होता है और 30% का वेटेज रखता है। यहां पर एफर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, इनमें मेथड्स में करने तो हैं, लेकिन यहां एफर्ट्स कम है, मार्क्स ज्यादा हैं। तो इस वाले पार्ट को कभी नहीं छोड़ना है आपने। और हमेशा आप पता क्या करते हो, आप बिगिनिंग के पहले 2-3 चैप्टर तो ऐसे करते हो, इधर से क्वेश्चन उठा, सीए का क्वेश्चन उठा, इधर से उठा, उधर से उठा, और यहां तक आते आते आपका टाइम हो जाता है खत्म। फिर आपको लगता है, फिर आप मुझे पूछते हो कि मैम ये 3 चैप्टर छोड़ दें। मतलब आपका बिगिनिंग से स्ट्रैटेजी गलत होता है। पहले पता क्या करना है, पहले ना अपना कंप्लीट स्टडी मैट को ना शिद्दत के साथ खत्म करो। जब आप वो अच्छी तरह से कर लेते हो ना, तो आप अपने आप को 80% मार्क्स के लिए जो है वो प्रिपेयर कर लेते हो। मींस आप फेल तो कभी हो ही नहीं सकते अगर आपने अपना स्टडी मैट बिल्कुल अच्छी तरह से किया है। हमेशा सबसे पहले स्टडी मैट के हर क्वेश्चन को आपके टिप्स पे होना चाहिए, ऐसे करना है। फिर उसके बाद जो है लास्ट के 6 टर्म्स के पेपर करने हैं। फिर आपका जो भी एमटीपी, एमक्यूपी जो आते हैं वो सारे करने हैं। ये एक स्ट्रैटेजी होता है अपने आप को सिक्योर करने का। स्टडी मैट को पहले अच्छी तरह से करो। आप क्या करते हो, एक चैप्टर के इधर से उधर से हर जगह से क्वेश्चन कर लेते हो, टाइम हो जाता है खत्म। जब तक पेपर आते हैं फिर आपको लगता है इन चैप्टर्स को छोड़ देते हैं। तो कभी ऐसे नहीं करना, पहले सारे चैप्टर्स करने हैं। हाँ, इन चैप्टर्स का आप पीछे के ईयर्स में जो क्वेश्चन आए उनको छोड़ सकते हो, लेकिन स्टडी मैट तो करना है ना। तो आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस करना है, जब भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी मैट का हर क्वेश्चन 2 बार खुद ट्राई करके देखना है। तब जाके आप ना कॉस्ट अकाउंटिंग के पिछले कोई भी 5-6 टर्म्स के पेपर उठा के देख लो। अगर आपने स्टडी मैट को अच्छी तरह किया हो ना, तो आपके 85 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। तो प्लीज आप अब जो है, जब आपको करना स्टार्ट करना है, तो स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन 2 टाइम्स करने हैं। फिर बाद के 5 टर्म्स के पेपर्स करने हैं। फिर जो भी आपका एमक्यूपी है, एमटीपी है, उनको करना है। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मेरा जो है आपको पढ़ाने का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, उसी से स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, पहले मैं आपको उनको समझाऊंगी। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं, माइट भी हम अपने स्टडी मैट का कोई क्वेश्चन ना करें। मैंने आपको पीडीएफ नोट्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने मेरे साथ उनको ट्राई करना है। इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप कर लोगे, इसके बाद जब हम कॉस्ट शीट के जब कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको वहां पर उनको अटेम्प्ट करते हुए कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि सम टाइम ना हमें लॉजिक नहीं पता होता। फिर हम जब वो कॉस्ट शीट के क्वेश्चन करते हैं ना, तो स्टूडेंट मुझे कहता है कि मैम कॉस्ट शीट के क्वेश्चन भी इतने टफ होते हैं। तो उसी चीज को इजी बनाने के लिए आज का क्लास जो है ना, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज जितनी कैलकुलेशंस मैं आपको करवाऊंगी, अगर आपने कर ली, तो आपका ये वाला चैप्टर सुपर डुपर इजी हो जाएगा। चलो रेडी है आप? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनना, जो भी बोलूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको जो है आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, या उस पर फुल फ्लेज क्वेश्चन बन सकता है। आपके कहीं स्टडी मैट में ऐसा कुछ नहीं है, नोट्स है, उसमें से देखो, ध्यान से हर चीज को सुनना है। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मैं अपने पेन को थोड़ा सा सही कर लूं, कितना मोटा हो गया ये। रुको भाई, अब पतला हो गया। हाँ अब ठीक है। इधर देखो, इधर देखो। चलो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। आपका मेरे साथ जो है, ठीक है, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, साथ साथ में आंसर देना। मुझे बताओ, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पढ़ रखा है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कोई भी खर्चा, देखो मैं एक्सपेंस नहीं बोल रही हूं। एक्सपेंस वर्ड जो है आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सुना होगा। एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो बेनिफिट हम उस फाइनेंशियल ईयर में कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, जिस भी अमाउंट का, उसको हम एज अ एक्सपेंस बुक कर देते हैं। बट कॉस्ट और एक्सपेंस में डिफरेंस होता है। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वो किसी भी टाइप का हो सकता है। वो आपका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का हो सकता है, वो आपका एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का हो सकता है, राइट। फिर अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब कि जब भी आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी आपके बिजनेस में डे टू डे ट्रांजैक्शन होती हैं, अगर आप उसको सिस्टेमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग।
तो मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको ये बताया जाएगा कि आपके जो भी खर्चे हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर के हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हैं, उसको आपने सिस्टेमैटिक मैनर में कैसे रिकॉर्ड करना है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, जो अकाउंटिंग होता है, मैं थोड़ा सा यहां पर एक पेज ले लेती हूं, 2 मिनट, सो मैं आपको समझा पाऊं। इंसर्ट पेज, नीचे चलते हैं, हाँ यहां समझाते। देखो, अकाउंटिंग मैंने आपको क्या बताया कि सिस्टेमैटिक मैनर में अगर आप अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब अकाउंटिंग की जो है वो 3 ब्रांचेस होती हैं। एक आपकी फेवरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक आपकी मोस्ट फेवरेट कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पता नहीं आपकी फेवरेट है कि नहीं, जिस दिन मैं पढ़ाऊंगी उस दिन बोलूंगी, राइट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है बेटा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है ना, आप उनको रिकॉर्ड करते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, मींस उसने क्या कमाया, क्या गवाया, मींस आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और आज की डेट में उसके पास कितने एसेट्स हैं और उसके पास कितनी लायबिलिटीज है, यही बताता है, ठीक है, यही बताता है। अब आपने मुझे आंसर देना है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो पूरे साल जो है वो काम करती है, अब उसका कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बता देगा। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन 3 प्रोडक्ट्स में डील करती है, ए, बी, सी। अब मुझे ये पता करना है कि जो प्रोडक्ट ए है उसको बनाने में कितना खर्चा आया, मतलब कितना खर्चा, मतलब कितना कॉस्ट आया। मुझे ये जानना है कि प्रोडक्ट बी जो मैंने बनाया है उससे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। मुझे ये जानना है कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको मैं कंट्रोल कैसे करूं। मतलब मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं जानना कि मेरे बिजनेस का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस। मुझे ये जानना है कि मेरे जो प्रोडक्ट है ना, उन प्रोडक्ट को बनाने का कितना खर्चा आता है, ठीक है, जहां हर एक प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट होता है। आपने अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया है, क्या आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? हर देखो, वो तो ओवरऑल बताता है ना कि इतना खर्चा हुआ, एक प्रोडक्ट पर कितना खर्चा हो रहा है, एक प्रोडक्ट मुझे कितना प्रॉफिट दे रहा है, वो उसके बारे में नहीं बता सकता। इसलिए ये एक आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट पे बात नहीं करता। वो ना तो कॉस्ट कंट्रोल पे बात करता है, वो ना जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स है उनके एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है, और इसकी वजह से हम अपना सेलिंग प्राइस नहीं डिसाइड कर पाते। तो इसलिए जो एग्जिस्टेंस में आया वो कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है कि देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपको ये बताता है कि क्या क्या पूरे साल में हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपका कितना कॉस्ट आएगा। जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि आप कितना खर्चा करोगे, तो आप ये सोच सकते हो कि उस खर्चे को कम कैसे करें, ठीक है, उसको, उस कॉस्ट को कम कैसे करें, मींस उसको कंट्रोल कैसे करें और उसको रिड्यूस कैसे करें। अगर आपको ये सब पता चल गया कि कॉस्ट कम करके हमारा खर्चा जो है इसको बनाने में, किसी प्रोडक्ट को बनाने में इतना आएगा, उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड कर लेना और सेलिंग प्राइस जो है वो डिसाइड कर लेना। और इट मीन्स कि अगर आपको खर्चा पता चल गया तो आपको ये भी पता चलेगा कि कहां वेस्टेज हो रही है, कहां वेस्टेज नहीं हो रही, कौन सा प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा प्रॉफिट होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनाने में कम प्रॉफिट होगा। तो आप डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हो। ये है डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब वो जिसके बारे में बताता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसके बारे में नहीं बताता, ये सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। तो मींस हमने क्या सीखना है कॉस्ट अकाउंटिंग में, कि कॉस्ट को कैसे असर्टेन करना है बस, और असर्टेन करने के बाद उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रिड्यूस करना है, और हमने अपनी सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करनी है। और हमें ये भी बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा कम है, उसके बेसिस पे जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग करेगी। तो ये होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। जो मैं थ्योरी करवाऊंगी तो आपको बताऊंगी, ठीक है, कि कोई
प्रोडक्ट लाइन बंद करनी है, कोई एक्सपेंशन करना है, डिवर्सिफिकेशन करना है, ऐसे जो डिसीजन मेकिंग होते हैं ना, वो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आते हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तब करेंगे, आज सिर्फ हम फोकस करेंगे अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में। ओके, मैंने कॉस्ट के बारे में आपको बता दिया कि कॉस्ट क्या होता है। अच्छा, एक प्रोडक्ट लेते हैं, मान लो कि हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है। 2 मिनट, ठीक, इसकी बड़ी करती हूँ। कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं। मान लीजिए कि हमें बनाना है चॉकलेट। अच्छा, अब चॉकलेट मार्केट में कितने पर बेची जाए, उसके लिए पहले क्या पता होना चाहिए? ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बना रही है चॉकलेट। एक स्मॉल चॉकलेट बना रही है, एक बिग चॉकलेट बना रही है। ठीक है, अब इसने ये डिसाइड करना है कि इसको मार्केट में किस प्राइस पे बेचा जाए, सेलिंग प्राइस। अच्छा, मुझे बताओ किस प्राइस पे बेचा जाए, पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्या पता होना चाहिए? कैसे डिसाइड करेगी कि किस प्राइस पे इस चॉकलेट को बेचना है? मैंने कहा ना, आपका इंटरेक्शन जरूरी है। कैसे पता चले? व्हाट प्रोडक्ट्स आर बीइंग यूज्ड। और कोई देखो, सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए मैं कहती हूं कि बच्चे इसको ना मार्केट में बेच दो। ठीक है, आप कहोगे कि किस प्राइस पे बेचना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? यस, मुझे क्या पता होना चाहिए? इसका कॉस्ट। यस, तो इस चॉकलेट का मुझे कॉस्ट पता होना चाहिए, इसका भी मुझे कॉस्ट पता होना चाहिए। क्या प्रॉफिट पता करने की जरूरत है? प्रॉफिट क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, किसी के लिए 5% प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है, किसी के लिए 50% प्रॉफिट भी कम होता है। तो प्रॉफिट नहीं सीखना हमें, प्रॉफिट तो जो ऑर्गेनाइजेशन का दिल करेगा, प्रॉफिट ऐड करके क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो डिसाइड कर लेगी। अब फोकस कहां है? ये कॉस्ट कैसे, बस पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में यही सीखना है, ये कॉस्ट निकलेगा कैसे। ठीक है, तो कॉस्ट निकालने के लिए ना पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट पर कॉस्ट किस किस टाइप का लगता है, किस किस नेचर का लगता है। अच्छा, किस नेचर का कॉस्ट होता है? चॉकलेट को बनाने के लिए उस पर मटेरियल लगेगा, मानते हो? ठीक है, अच्छा, उसको बनाने के लिए लेबर की जरूरत भी पड़ेगी, लेबर, और उसको बनाने के लिए बीच में मशीनरी होगी, ऑयल वगैरह यूज होगा, और बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, बहुत सारे और एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, मटेरियल क्या होता है कि जो आपको इंग्रेडिएंट जो टेंजिबल होता है, दिखता है, ठीक है, जो यूज हो रहा है वो मटेरियल है। जैसे चॉकलेट बनाते हो तो उसमें चॉको पाउडर लगेगा, शुगर लगेगा, मिल्क लगेगा, दैट इज द मटेरियल, राइट। फिर उसको बनाने के लिए कुछ वर्कर्स वगैरह काम करेंगे, उसका जो भी उसको शेप देनी है, जो भी उसको रैपिंग करनी है, एंड ऑल दैट, राइट। फिर उस पर बहुत सारे अदर एक्सपेंडिचर जो है किए जाएंगे, जैसे मशीन है उसका डेप्रिसिएशन होगा, जहां वो बन रही है उसका रेंट होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होगी, तो यही सारे एक्सपेंडिचर होंगे। तो अल्टीमेटली अब हमें क्या सीखना है कि ये सारे एक्सपेंडिचर आपको ना डिफरेंट कैटेगरी के एक्सपेंडिचर पता होने चाहिए। तो आपने देखना है कि एक चॉकलेट को बनाने पर मटेरियल कितना लगता है, एक चॉकलेट को बनाने पर लेबर कितना लगता है, और एक्सपेंडिचर कितना लगता है। बस आज की मेरी क्लास का मोटिव यही है, ये 3 चीजें अगर मैंने आपको समझा दी ना, तो आपका कॉस्ट शीट जो है ना, जो पहले चैप्टर का कॉस्ट शीट का जो भी क्वेश्चन है वो आप इजीली कर लोगे। तो यही हमें समझना है, ये 3 टाइप की कॉस्ट जो है कौन कौन सी होती है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, ऊपर जो भी मैंने बोला ये सारा कुछ यहां पर दिया हुआ है। अब मैं थोड़ी सी की टर्म्स वगैरह बता दूं आपको। कॉस्ट क्या होता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो आप करते हो, कॉस्ट रेफर टू एक्सपेंडिचर इनकर टू प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विस। कोई भी खर्चा आपने किया, चाहे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे मैं आपको सर्विस दे रही हूं, अब इस पर भी खर्चा हो रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, मेरे जो भी टैब मैं यूज कर रही हूं उसका डेप्रिसिएशन है, ये सारा कुछ कॉस्ट है। अच्छा, कॉस्ट तो हो गया, फिर कॉस्टिंग क्या होता है? व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्ट तो आप समझ गए, कॉस्टिंग क्या होता है? जैसे मैंने बोला ना कि एक चॉकलेट बनाने के लिए बहुत सारे खर्चे होंगे, मटेरियल का होगा, लेबर का होगा, एक्सपेंडिचर। अब इसको मेजर करना या असर्टेन करना,
ये वर्ड्स ध्यान में रखना है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। इसको मेजर करना कि कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना एक्सपेंडिचर लगा, इसको मेजर करना। या इसको असर्टेन जब हम करते हैं ना तो उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। एक चॉकलेट पर कितना खर्चा आ रहा है जब मैं उसको मेजर करती हूं, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग क्या होता है? एक टेक्निक होती है, एक प्रोसेस होता है टू असर्टेन द कॉस्ट, कॉस्ट को असर्टेन करने का। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? देखो आपने कॉस्ट को असर्टेन करना है, राइट, कि इतना मटेरियल लगा, इतना लेबर लगा। जब आप उसको असर्टेन करके कहीं पर उसको रिकॉर्डिंग भी तो करोगे कि कितना सब कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है, फिर उसको क्लासिफाई भी करोगे, ठीक है, कि टोटल एक्सपेंडिचर, इतना एक्सपेंडिचर इस प्रोडक्ट पर हुआ, इतना इस पर हुआ, इतना इस पर हुआ। फिर उसको एनालाइज करोगे कि कहीं ज्यादा तो नहीं हुआ, ठीक है, फिर उसको कंट्रोल करोगे और रिपोर्ट्स बनाओगे। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब पहले आता है खर्चा, कॉस्ट, फिर उसको असर्टेन करने को बोलते हैं कॉस्टिंग, फिर उसको रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना, एनालाइज करना, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये सब कुछ किया कैसे जाएगा? ये कैसे किया जाएगा मतलब कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं, क्लासिफाई कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, ये आपको जो स्टडी बताता है उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंसी। ऐसे आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किया होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब कि पूरा रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, समराइजिंग करना, एनालाइज करना, कंट्रोलिंग करना, ये सब कुछ होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जो भी ये सब कुछ करना कैसे है, जो स्टडी आपको ये बताती है, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब देखो जो खर्चे होते हैं, खर्चा आपका जो है वो खर्चा आपका मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया आपका खर्चा जो करते हैं मटेरियल, लेबर और एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये आपको सारा कुछ कौन बताता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। जो भी अब हम कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के रिगार्डिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि जो आपके खर्चे होते हैं, आपके खर्चे होते हैं वो आप खर्चे को उसकी नेचर के अकॉर्डिंग बाइफिकेशन कर सकते हो। मतलब अगर आप उसकी नेचर देखो ना कि ये कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर को बनाने के ऊपर इस पर कौन कौन सा खर्चा आएगा? एक खर्चा आएगा मटेरियल, ठीक है, तो मटेरियल का खर्चा हो गया। एक खर्चा आएगा जो लेबर इस पे काम करेगा, तो एम्प्लॉय का खर्चा हो गया। और बहुत सारे खर्चे, जैसे इस पर कोई पेंट वेंट किया जाएगा, जिस मशीनरी में बनेगा, जिस बिल्डिंग में बनेगा, वो खर्चे। तो आपका एक खर्चा हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप सारे के सारे खर्चे ऐड कर दो तो आपको मिल जाती है कॉस्ट। फिर आप उसमें ऐड करना प्रॉफिट, तो आपको मिल जाएगा क्या? आपका सेलिंग प्राइस, राइट। अब कहता है कि कई बार ना जो खर्चा है, अगर तो आप नेचर के अकॉर्डिंग देखोगे तो खर्चा 3 टाइप का, मटेरियल, लेबर और आपका एक्सपेंडिचर। बट ना आप जब उस खर्चे को ट्रेसेबिलिटी मीन्स वो खर्चा आपको इसमें दिख रहा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग दिखते हो ना, तो खर्चा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का मतलब देखो, इसको बनाने में जो मटेरियल प्लास्टिक लगेगा, मुझे पता है कि एक कैलकुलेटर को बनाने में कितना प्लास्टिक लग रहा है, वो तो मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। लेकिन एक कैलकुलेटर को बनाने में जो मशीन में, जिस मशीन में ये बन रहा है, उसमें जो ऑयल डाला है, वो कितना मटेरियल इस पे लगेगा, वो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। मीन्स ट्रेसेबिलिटी के बेसिस पर आप अपनी कॉस्ट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मानते हो। तो यहां पर देखो 3 तरह का खर्चा, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंडिचर। लेकिन जो मटेरियल लग रहा है वो आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। जो लेबर आपका लग रहा है, देखो अगर तो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसको बनाने के लिए, कैलकुलेटर को बनाने के लिए जो लेबर, ठीक है, उसको मैं हर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए या एक पीस बनाने के लिए 10 रुपीज देती हूँ, तो मैं एक एक कैलकुलेटर के साथ आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि एक लेबर को कितना खर्चा पैसा दिया जा रहा है इसको बनाने के लिए, तो वो मेरे लिए डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। लेकिन एक सुपरवाइजर भी है जो फैक्ट्री में खड़ा है, जो सभी लेबर्स को जो है वो सुपरवाइज कर रहा है। अब एक प्रोडक्ट के लिए, एक कैलकुलेटर के लिए उसने कितना, उसको हमने पैसा दिया, वो कैलकुलेट करना या उसको मेजर करना डिफिकल्ट होता है। मीन्स जो डायरेक्टली
आपके प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कॉस्ट, वो आपका इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? आपके अकाउंटेंट की सैलरी, आपके सुपरवाइजर की सैलरी, जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट होगा, अब वो उसने एक कैलकुलेटर के लिए कितनी क्लीनिंग करी नहीं पता चल सकता, तो वो इनडायरेक्ट हो गया, राइट। ऐसे ही बहुत सारे अदर है जो, अब देखो, जो आपको ना एक्सपेंडिचर मटेरियल नहीं लग रहा, जो आपको लेबर नहीं लग रहा, जैसे रेंट, क्या रेंट मटेरियल है कॉस्ट? क्या रेंट आपका लेबर कॉस्ट है? नहीं है। आपका जो जहां पर रेंट है वो क्या है? ना मटेरियल है ना लेबर है, वो आपका क्या हो गया? वो एक्सपेंडिचर में आ गया। इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल है? नहीं। क्या इलेक्ट्रिसिटी लेबर कॉस्ट है? नहीं। जो इन दोनों में फॉल नहीं करेगा ना, वो यहां पर आप लिख देना, ठीक है। ऐसे आपको कॉस्ट को बाइफ्रिकेट करना है। अब जो कॉस्ट है, अभी बहुत सारी एग्जांपल दूंगी, आप थोड़ा सा रुको, अभी मैं इसी पर ही बहुत बातें करने वाली हूं, आप मेरे को सुनते रहो बस। देखो, जो कॉस्ट इन दोनों में फॉल नहीं करेगा उसको आप इसमें फॉल करवा देना। चलो हम मान लेंगे कि मटेरियल हमने पता कर लिया, लेबर पता कर लिया, एक्सपेंडिचर। अब दूसरा हमारा जो स्ट्रगल होगा ना, वो ये पता करना होगा कि कौन सा मटेरियल डायरेक्ट है, कौन सा मटेरियल इनडायरेक्ट है। अब इस पर ध्यान से सुनना है। एक शर्ट बनती है, ठीक है, साथ में मेरे साथ बोलना ना, शर्ट बनती है। अब शर्ट बनाने में जो कपड़ा यूज हो रहा है, जो क्लॉथ यूज हो रहा है, एक एक शर्ट में कितना क्लॉथ लगेगा, ठीक है। अभी असर्टेनमेंट पर सारा आती हूं, अभी तो सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूं। असर्टेनमेंट वैसे मैं आपको बता देती हूं कि मेजर करना, कॉस्ट को मेजर करना, लाइक जैसे इस पर कॉस्ट जो है, अब कितना लगेगा, कॉस्ट मतलब खर्चा, ठीक है मुकेश, कॉस्ट मतलब खर्चा। अब इस पे वो कितना खर्चा होगा, मतलब मटेरियल, मान लो मटेरियल लग रहा है 100 का, लेबर लग रहा है 50 का, एक्सपेंडिचर लग रहा है सपोज करो 60। इन तीनों को ऐड करूंगी, जो मेरे पास आएगा दैट इज कॉल्ड असर्टेनमेंट, मतलब पता करना, कॉस्ट पता करना, उसको बोलते हैं असर्टेनमेंट, ठीक है। लेकिन असर्टेनमेंट करने से पहले मुझे पता तो होना चाहिए इस पे खर्चा कौन कौन सा हो रहा है। सबसे पहले पता करो इस पर मटेरियल कितना लग रहा है। जब आप ये पता करोगे ना इस पर मटेरियल कितना लग रहा है, तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि इस पर डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है और इनडायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है। बात समझे मेरी? अब एग्जांपल पे आ रही हूं, कौन सी? शर्ट की। देखो जो शर्ट है, थोड़ा सा मुझे बताओ, जब शर्ट बनाई जाती है आपको क्या लगता है कि कौन सा मटेरियल डायरेक्ट होगा, कौन सा मटेरियल डायरेक्ट होगा? जो शर्ट पर ये क्लोथ लगा है, हम पता कर सकते हैं ना कि एक शर्ट पे कितना क्लोथ है, यार डायरेक्टली आइडेंटिफाइड है। अगर आप इकोनॉमिक फिजिबल वे में जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो उस मटेरियल को, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। तो क्लॉथ हो गया। अच्छा, आप कह रहे हो कि जो थ्रेड है ना उसको भी तो हम कर सकते हैं, बटन्स को भी कर सकते हैं, बस यही हम फंस जाते हैं। अब रुको, देखो क्लॉथ जो है ना, क्लॉथ डायरेक्ट मटेरियल बनाने के लिए जो हमारा कैस 1 है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, वो कहता है कि आप उसी चीज को डायरेक्ट मानोगे, उसी चीज को डायरेक्ट मानोगे जो कि इकोनॉमिक फिजिबल वे में आइडेंटिफाई हो पाए। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, आइडेंटिफाई हो पाए, ठीक है। जहां आप कह लो कि जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है प्रोडक्ट के साथ। चलो ये बात मान ली, यहां तक ठीक है, उसमें थ्रेड और बटन भी आ गया। पर दूसरी जब उसने लाइन बोली ना, दूसरी लाइन वो क्या बोलता है कि वो आपकी टोटल कॉस्ट का सब्सटेंशियल पार्ट होना चाहिए। सब्सटेंशियल पार्ट मतलब एक बिग पार्ट। अगर मेरी शर्ट जो है वो 500 की है, ठीक है, और उसमें जो क्लोथ्स है वो 300 रुपीज का लग रहा है, तो एक सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल कह लो या सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करे, सिग्निफिकेंट ज्यादा अप्रोप्रिएट है, एक सिग्निफिकेंट पार्ट होना चाहिए आपकी टोटल कॉस्ट का। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, क्लोथ है आपका 300 का और जो थ्रेड लग रहा है वो लग रहा है आपका 15 रुपीज का, ठीक है। जो बटन 15 भी नहीं लगता होगा, 10 रुपीज लगता होगा, 10 का, और बटन्स लगते हैं वो भी 10 रुपीज के। मुझे बताओ 10 रुपीज, 5 रुपीज,
ये डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूं, मैं पता कर सकती हूँ कि मेरी शर्ट में कितना थ्रेड लगेगा, पता कर सकती हूँ, ठीक है। बट वो 500 रुपए की शर्ट 10 रुपए का थ्रेड लग रहा है, तो वो सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है उसकी कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का, ठीक है। अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत ही कह लो कि एक माइनर पार्ट प्ले करता है टोटल कॉस्ट में, तो आप उसको डायरेक्ट नहीं मानोगे, आप इसको क्या मानोगे, इनडायरेक्ट मानोगे। अब कई बार ना बटन जो होते हैं, जो बटन शर्ट पे लगाए जाते हैं, वो शर्ट के क्लॉथ से भी बहुत महंगे होते हैं, कुछ ऐसी शर्ट्स होती हैं। उस केस में उस बटन को फिर क्या मानोगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बताओ। अगर बटन जो है वो क्लॉथ से भी महंगे है, मतलब कि जो पूरी शर्ट है मान लीजिए कि 5000 की है, ठीक है, उसमें बटन 2000 के लगे हुए हैं, क्लॉथ 1500 का लगा हुआ है, तो 2000 एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले कर रहा है टोटल कॉस्ट का, तो उस केस में बटन्स को आप डायरेक्ट मटेरियल मानोगे। बात समझ में आई। देखो, किसी भी मटेरियल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मानने के लिए आपको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक तो आप इकोनॉमिक फिजिबल वे में उसके क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर लो। सेकंड, आप जो है उसका जो भी टोटल कॉस्ट होगा ना प्रोडक्ट का, उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करे, तब आप उसको डायरेक्ट मानोगे। तो जैसे हमने कह लो कि डेफिनेशन देखी, उसके अकॉर्डिंग क्लोथ्स तो जो है वो सिग्निफिकेंट पार्ट होता है, बट थ्रेड और बटन्स नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? चलिए फिर आगे चलते हैं। ऐसे ही लेबर जो होता है, लेबर भी डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। जब जो क्लोथ बनाता है टेलर, मान लो एक एक शर्ट को बनाने के लिए हम उसको 50 रुपीज देते हैं, तो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, ठीक है, डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है, डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट है। तो वो जो हम उसको पैसा दे रहे हैं, क्या मशीन चलाने वाला डायरेक्ट लेबर में, देखो जो वही कह रही हूँ, जो क्लोथ बना रहा है वो लेबर कॉस्ट है ना। अभी तो मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहे थे, मटेरियल कॉस्ट का हमारा जो है वो खत्म हो गया, मटेरियल कॉस्ट पर हमने बात खत्म कर ली। अब मैं लेबर पे आई। अब मैं आपकी बात का आंसर देती हूँ कि जो वो मशीन चलाने वाला है, अगर एक एक शर्ट के लिए उसको पैसा दिया जा रहा है कि इतनी दिन में तूने 100 शर्ट्स बनानी है, उसके लिए उसका वेज रेट जो है डिसाइडेड है, ठीक है, तो उसको जो भी पैसा दोगे वो डायरेक्ट लेबर होगा। जो वहां पर सुपरवाइजर काम कर रहा होगा, ठीक है, सुपरवाइजर की सैलरी है, आप कहो ना मैम तो क्या हुआ, सुपरवाइजर की जो सैलरी है, सुपरवाइजर की सैलरी है 1 मंथ की, मान लो आप उसको दे रहे हो 50,000, तो 50,000 दे रहे हो और देख लो कि 1 मंथ में कितनी शर्ट्स बनी, उसको डिवाइड कर दो तो उतना हो गया ना 1 शर्ट। नहीं बेटा, मैंने आपको एक वर्ड बोला, इकोनॉमिक फिजिबल वे, डायरेक्टली जो है उसके साथ डायरेक्ट वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व भी होना चाहिए। सुपरवाइजर, एक तो हम इकोनॉमिक फिजिबल वे में उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि एक एक शर्ट पर इसने कितनी सुपरविजन की, कि एक पे ज्यादा की एक पे कम की, वो नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। और डायरेक्टली वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ये भी होना चाहिए। अगर वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है तो वो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। टेलर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्ट कॉस्ट है। सुपरवाइजर नहीं है तो नहीं है। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट की सैलरी, तो क्या वो डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में? नहीं, तो इसलिए वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में नहीं आएगा। लेबर वेजेस, डायरेक्ट लेबर, सैलरीज, इनडायरेक्ट लेबर, समझ आई? ठीक है, जो आपकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, वो डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। जो नहीं होगा वो आपके इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा। अब लेबर की तो बात होगी, जो पर्सन्स को पैसा देते हैं वो लेबर कॉस्ट में। आप ऐसा मत कहो कि भाई अकाउंटेंट को लेबर थोड़ी बोलते हैं, यहाँ पर दोनों वर्ड जो हैं वो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेबर और एम्प्लॉय दोनों इंटरचेंजेबली कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज होंगे, तो ऐसा आपने वो नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आपके एक्सपेंडिचर होंगे जो लेबर और मटेरियल में नहीं फॉल कर रहे हैं, वो किस में आ जाएंगे? वो आपके जो भी खर्चे होंगे, जैसे रेंट का खर्चा, पावर का खर्चा। मैम पावर तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डायरेक्ट कॉस्ट होता है बेटा, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है। एक एक प्रोडक्ट पर कितनी पावर लगी, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो? अगर आपकी अंतरात्मा कहती है नहीं कर सकते, तो चुपचाप इसको जो है इनडायरेक्ट में ले आना। रेंट हो गया, पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, और बहुत सारे क्लीनिंग के खर्चे हो गए, ऐसे बहुत अटरम पटरम खर्चे, वो सारे के सारे जो है इसमें आएंगे। अब जो
एक्सपेंडिचर होते हैं ना, जो वो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। मैम वो कैसे? देखो, मान लो कि ये मैं जो कैलकुलेटर बना रही हूं ना, इसमें जो कंपनी का नाम लिखा हुआ है, मैं उन कंपनी को बोलती हूँ कि भाई तुम्हारा नाम लिखूंगी, हर प्रोडक्ट को बेचने पर तुम्हें 5 रुपए की रॉयल्टी दूंगी। तो ये डायरेक्टली जो है मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ प्रोडक्ट के साथ कि हर प्रोडक्ट के साथ मुझे 5 रुपीज की रॉयल्टी देनी है। इस बार इसी पर एमसीक्यू आ गया था कि अगर आप जो है रॉयल्टी दे रहे हो गवर्नमेंट को और वो एसोसिएटेड है आपके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन के साथ, क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? वहीं पर स्टूडेंट ने गलत कर दिया। अरे मैं चीख चीख के बोलती हूँ, अगर आप एक एक यूनिट के साथ रॉयल्टी पे कर रहे हो तो वो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई है, ठीक है? तो वो आपके किस में आएगी? आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगी। अगर आपका कोई भी एक्सपेंडिचर ऐसा है जो एक प्रोडक्ट के साथ नहीं आइडेंटिफाई हो सकता, वो इनडायरेक्ट के अंडर आएगा। जैसे एग्जांपल दे रही हूं, मशीन की डेप्रिसिएशन, वो एक एक प्रोडक्ट के साथ नहीं आइडेंटिफाई हो सकती, ठीक है? कि एक प्रोडक्ट को बनाने पर कितना डेप्रिसिएशन हुआ, एक प्रोडक्ट को बनाने पर कितना रेंट दिया, एक प्रोडक्ट को बनाने पर कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ, कितना पावर कंज्यूम हुआ, ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। वो सारे का सारा इनडायरेक्ट में आएगा, राइट? तो ये है हमारा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब एक और बात ध्यान देना, कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया में जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसका एक दूसरा नाम भी है, उसको एक और नाम से पुकारा जाता है जिसको क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। बस यहां पर ओवरहेड्स आ जाए ना, इट मींस आप सोच लेना वो किसकी बात कर रहा है? वो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, ठीक है? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि कोई भी कॉस्ट को बनाने प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस पर मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस लगते हैं। अब ना इस सारी कॉस्ट को एक प्रॉपर वे में लिखा जाता है सो दैट हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा टोटल कॉस्ट उस प्रोडक्ट का कितना है। अब इस पूरी कॉस्ट को ध्यान देना, इधर मटेरियल, लेबर, एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये कैसे लिखा जाता है वो थोड़ा सा साथ में मेरे समझो। मैंने कौन सा प्रोडक्ट लूं? कैलकुलेटर ले लूं? चलो हमने कैलकुलेटर बनाना स्टार्ट किया। लाइन कहाँ है? इधर इसकी ये ले लेती हूं। मान लो हमने कैलकुलेटर बनाना स्टार्ट किया। अब कैलकुलेटर बनाने पे देखो बच्चे, मैं असर्टेन करने लगी हूं कॉस्ट को। When we are not directly right, इकोनॉमिक फिजिबल भी मतलब क्या हो? मतलब इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ जिसको आप, जैसे मैंने वही एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल जैसे सुपरवाइजर की सैलरी, ठीक है? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सुपरवाइजर की सैलरी, अब 10 लेबर्स लगे हुए हैं, एक दिन में जो है वो 10 कैलकुलेटर्स बन रहे हैं। तो आप डायरेक्टली नहीं उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर पा रहे। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो कि कितने कैलकुलेटर बने, फिर उससे डिवाइड करके फिर आपने निकाला। वो इकोनॉमिक फिजिबल वे नहीं है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई, इजीली नहीं आइडेंटिफाई। आप ऐसे मान लो जो इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, ठीक है? जो इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है वो ही डायरेक्ट कॉस्ट होगी। पर दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि इजीली आइडेंटिफाई, जैसे बटन्स इजीली आइडेंटिफाई तो हो जाते हैं, लेकिन वो जो हैं वो आपके प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट का सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं होते, तो डायरेक्ट में नहीं आएंगे। आप उसकी एग्जांपल ले लो ना, फर्नीचर की एग्जांपल ले लो। जब फर्नीचर बनता है तो जो वुड यूज होता है वो सिग्निफिकेंट पार्ट है, वही तो मेन पार्ट होता है, लेकिन उसमें वो नेल्स वगैरह भी लगते हैं ना उसको फिटिंग करने के लिए। अब हमें पता है कि कुछ नेल्स लगेंगे, कुछ टूट जाएंगे, जब वो लगाते होते हैं तो कुछ टूट भी जाते, कुछ लग जाते हैं। अब उसको एक तो इकोनॉमिकल फिजिबल वे में आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सेकंड वो सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं होता, ये मतलब है, ठीक है? सैलरी किस में काउंट होगी? डायरेक्ट। देखो जो कैजुअल लेबर होता है, अगर आप उनको जो सैलरी दे रहे हो एक एक प्रोडक्ट के लिए दे रहे हो, देन वो डायरेक्ट होगा, देन वो डायरेक्ट लेबर में काउंट होगा। क्लियर? आपके क्वेश्चन में उसने क्लियरली मेंशन किया होगा, ठीक है? जो लेबर कॉस्ट दे रहे हो आप पर यूनिट दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको अपने क्वेश्चन में जो है वो कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? अच्छा चलो, हम किसकी एग्जांपल ले रहे थे? शर्ट की ले रहे थे। हाँ, शर्ट ही ले लेते हैं। मान लो शर्ट आज हमने बनाई, हमें कॉस्ट पता करनी है, एक शर्ट की थोड़ी पता करेंगे। मान लो कि ये है हमारी फैक्ट्री,
ये है हमारी फैक्ट्री, ठीक है भाई। चाय आ गई है, आप लोग चाय पीते हो पर ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, हार्मफुल फॉर हेल्थ। अच्छा चलो, ये अच्छा मेरे पीछे आ गई फैक्ट्री। अरे देखो देखो, ये है फैक्ट्री। अब इसमें हमने शर्ट्स बनानी स्टार्ट करी। हमें पता करना है कि एक शर्ट का कितना हमें खर्चा पड़ता है, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस भी तो डिसाइड करनी है। मान लीजिए कि हमने 1000 शर्ट्स बनानी शुरू की। आज इजी एग्जांपल दूंगी सो दैट के आप समझ पाओ। कितनी शर्ट्स? 1000 शर्ट्स बनानी स्टार्ट करी। ओके मेरे बच्चे, जब हमने 1000 शर्ट्स बनानी स्टार्ट करी तो इस पर क्लोथ आया होगा, उसी से बनानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लोथ हमारा किस में फॉल होता है? डायरेक्ट मटेरियल। तो हमने लिख दिया कि भाई डायरेक्ट मटेरियल जो है वो हमारे पास आ गया, कुछ अमाउंट हमने लिख दी, ठीक है, ये लिख दिया। फिर ये शर्ट्स बनाने के लिए हमने टेलर हायर किए हुए हैं, उन्होंने बनानी स्टार्ट की। उनको एट द एंड ऑफ डे हम कुछ पैसा देंगे, वो हमारे किस में आ जाएगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। जो भी मैं यहां पर लिखूंगी ना, अभी जो भी बोला है उस पर 2-3 एमसीक्यू तो बन चुके हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। फिर हम जो शर्ट बनाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, हर शर्ट पर ना एक लोगो लगाते हैं, ठीक है। किसी का भी लोगो ले लो आप, कह लो कि मान लो ज़ारा का है, ज़ारा का लोगो लगाते हैं हम, राइट। तो उसके लिए हर शर्ट के लिए लोगो लगाने के लिए हम उनको जो है कुछ 50 रुपीज का अमाउंट रॉयल्टी देते हैं, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया। तो जितनी भी शर्ट्स बनेंगी जितनी रॉयल्टी देंगे। अब मैंने तीनों चीजें डायरेक्ट 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 लिखी है, ठीक है। जब आप सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देते हो ना, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। आज 1000 शर्ट्स बननी स्टार्ट हुई, उन पर जो भी मटेरियल लगा, लेबर लगा, एक्सपेंडिचर लगा, वो मैंने सारा का सारा लिख दिया। सिर्फ यही खर्चा थोड़ी हो रहा है, जो फैक्ट्री है, अभी फैक्ट्री में बन रही है ना शर्ट्स, फैक्ट्री में बन रही है, इस फैक्ट्री का रेंट होगा, पावर होगा, मशीनरी की डेप्रिसिएशन होगी, सुपरवाइजर की सैलरी होगी, बहुत सारे खर्चे होंगे। जो भी फैक्ट्री में और खर्चे हो रहे हैं, जो ये नहीं है, जो डायरेक्ट नहीं है, उन खर्चों को क्या बोलूंगी मैं? वो सारे के सारे क्या होंगे? इनडायरेक्ट होंगे। और हो कहां रहे हैं? फैक्ट्री में। अगर फैक्ट्री में हो रहे हैं तो आप यहां पर उनको बोलोगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री में देखो, ये मटेरियल लगा, लेबर भी लगा, एक्सपेंडिचर भी लगा, लेकिन इस फैक्ट्री का रेंट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, पावर भी है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी है, क्लीनिंग भी हो रही है, उसका खर्चा भी दे रहे। मींस इस फैक्ट्री में और भी बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। बट कहां हो रहे हैं? फैक्ट्री में, इसलिए उसका नाम मैंने क्या दे दिया? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री में और जितने भी खर्चे हुए वो सारे के सारे आप यहां पर लिख दो। जब आपने वो सारे खर्चे यहां पर लिख दिए ना, तो उसको बोलते हैं हम फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड, इन दोनों में डिफरेंस होता है। बस यहीं से देख के बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो कितना लॉजिक चलता है, कॉस्टिंग में तो लॉजिक्स है। मैंने आपसे क्या पूछा? फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड फैक्ट्री कॉस्ट, दोनों में डिफरेंस होता है। जब आप एमसीक्यू देखते हो ना, तुम्हें दोनों सेम ही लगते रहते हैं। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? मैं बोलूं, आप यस और नो में आंसर देना। ओके, फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल्स टू डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। या मैं ये बोल दूं ऑल डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। इज इट राइट? फैक्ट्री कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट है, ओवरहेड्स दोनों है। वेरी गुड, मतलब आप समझ गए। अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया होगा ना, इट मीन सिर्फ वो इनडायरेक्ट खर्चों के बारे में बात कर रहा है। अगर उसने आपको क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट दिया होगा ना, इट मीन्स वो बात कर रहा है फैक्ट्री में लगने वाले सारे खर्चे, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। इज इट क्लियर? चलो फिर आगे चलते। देखो, फैक्ट्री में खर्चा होता है जब फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन जाता है, तो वो कहां जाता है? वेयर हाउस में जाता है, ठीक है। अब फैक्ट्री को सपोर्ट करने के लिए पीछे परचेज डिपार्टमेंट भी होता है और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, उनके भी तो खर्चे होते हैं। मींस ऑफिस और एडमिन के कुछ खर्चे होते होंगे, तो वो भी आप सारे के सारे यहां पर ऐड कर देते हो, जिसको हम एडमिन ओवरहेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडमिन ओवरहेड्स, जो कि आपको फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए बैक पर सपोर्टिंग सिस्टम होता है।
ये होता है फैक्ट्री एडमिन ओवरहेड। जब आपने इसको भी ऐड कर दिया तब आपके पास आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मींस आपने जो 1000 शर्ट्स प्रोड्यूस किए हैं ना, इसमें सिर्फ यही खर्चा नहीं आता जो फैक्ट्री में लगता है, पीछे बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, वेयर हाउस होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट रखा जाता है, तो इसके लिए और भी बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं। तो इट मींस कि इनको प्रोड्यूस करने के लिए हम एडमिन ओवरहेड्स को भी ऐड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इतने यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं अब सेल होने के लिए जाएंगे। अब मैंने कोई प्रोडक्ट बना दिया, अब दुनिया को कैसे पता चले कि मैंने प्रोडक्ट बनाया है? बताओ, मैंने मान लीजिए ये कैलकुलेटर बना दिया, अब दुनिया को कैसे पता चलेगा कि मैंने कैलकुलेटर बनाया है? लोग मेरे पास ये खरीदने क्यों आएंगे? मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको अलग अलग रिटेल शॉप्स पे लेके जाना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। देखो मैं दोबारा से समझा रही हूं। सबसे पहले इधर ध्यान दो। सबसे पहले पूरा जो भी आपका डायरेक्ट कॉस्ट है जो मैंने पीछे आपको बताया वो लिख दो। उसमें फैक्ट्री में लगने वाले और खर्चे, जो भी खर्चे फैक्ट्री में लगते हैं वो लिख दो, तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट आता है। अब बच्चा, जो आप 1000 शर्ट्स बना रहे हो, इसमें सिर्फ फैक्ट्री की कॉस्ट थोड़ी आती है। इनको बनाने के लिए बैकएंड पे एचआर डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारा और जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं एडमिन ओवरहेड्स, तो वो भी ऐड कर दिए तो आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इनको प्रोड्यूस करने के लिए इतना कॉस्ट आ रहा है, इतना कॉस्ट आ रहा है। अब मैंने जो है बना के रख दिया प्रोडक्ट, दुनिया को कैसे पता चलेगा? ये दुनिया वालों मैंने प्रोडक्ट बनाया, आके खरीद लो। तो मुझे एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी और सभी शॉप्स पर अपने प्रोडक्ट को भेजना पड़ेगा। मतलब लॉजिस्टिक का खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, मार्केटिंग का खर्चा है, सेल्स पर्सन अपॉइंट करूंगी, उनको कमीशन दूंगी। ठीक है, तो वो जो खर्चे होते हैं उनको बोलते हैं हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी अगर आप ऐड कर दो तो आपके पास आ जाता है बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स मींस सेल करने की कॉस्ट। ठीक है, तो जब आपके पास सेल करने की कॉस्ट, मान लो ये सेल करने की कॉस्ट आपको यहां पर पड़ गई 10 लाख, तो ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? कितनी शर्ट्स की कॉस्ट है? 1000। तो एक एक शर्ट आप जो है कितने पर पड़ी आपको? एक एक शर्ट जो है आपको 1000 पर पड़ी। अब इसमें ऐड करोगे आप प्रॉफिट, इसमें ऐड करोगे प्रॉफिट, तो आपके पास आ जाएगी आपकी सेल अमाउंट। बस ये चीज समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना क्या है, ये पूरे का पूरा यही समझना है। दिस इज कॉल्ड असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं कि हमने कॉस्ट को कैसे असर्टेन किया। हमने अपने डायरेक्ट खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे, एडमिन के खर्चे, सेलिंग के खर्चे सारे लिख दिए, टोटल आ गया, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एक एक शर्ट बनाने का कॉस्ट कितना आता है। देखो इस पे मैं बहुत एफर्ट लगाऊंगी इस क्लास में, ये ध्यान से सुनना तभी चीजें आगे समझ आएंगी। प्लीज यहां पर ध्यान से सुनो। इतनी बात फॉर्मेट याद नहीं करना, आपको कुछ याद नहीं करना, सब लिख के मैंने दिया है, आपके पीडीएफ में है। आपको सिर्फ आज और सिर्फ क्या समझना है? कॉन्सेप्ट समझना है। अगर ये बात समझ आ गई ना कि कॉस्ट ऐसे हम असर्टेन करते हैं, तो आगे की बात देखते हैं। अब एक पॉइंट और आगे जाएंगे, एक पॉइंट और आगे जाएंगे। मुझे ना एक पेज लेने दो बस, यहां पर। अब आपने कॉस्ट समझ ली, ठीक है। अब पता कॉस्ट जो होती है ना, अगर आप उस कॉस्ट का कभी कभी बिहेवियर समझो, बिहेवियर उसका चाल चलन समझो, तो कई कॉस्ट ऐसी होती हैं जो वेरिएबल होती हैं और कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं और कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो सेमी वेरिएबल होती हैं। और मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। ये पूरे आपके सारे सभी चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट आपका चलेगा, इसको ध्यान से समझना है। कॉस्ट को अगर हम समझे, बिहेवियर समझे, तो कुछ कॉस्ट आपकी वेरिएबल होगी, कुछ फिक्स्ड होगी, कुछ सेमी वेरिएबल होगी। अब आपने आंसर देना है। मैंने कहा कि
जब हम शर्ट बना रहे थे, एक एक शर्ट को बनाने के लिए हमें जो क्लोथ लगा, ठीक है, वो लगा आपका 200 रुपीज का। 200 रुपीज का कितनी शर्ट्स को बनाने के लिए? एक शर्ट को बनाने के लिए। अच्छा, 2 शर्ट्स को बनाने के लिए कितने रुपीस का क्लॉथ लगेगा? थोड़ा सा बताओ। 2 शर्ट्स को बनाने के लिए कितना क्लॉथ लगेगा बताना। 400, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अच्छा, 10 शर्ट्स को बनाने के लिए 10 शर्ट्स को बनाने के लिए 2000, ओके। अच्छा, अगर मैं इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करूं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करूं, 1 शर्ट, 2 शर्ट, 3 शर्ट, 4 शर्ट, 5 शर्ट, यहां पर 200, 400, 600, 800, 1000। अच्छा, एक को बनाने के लिए 200 लगता है, 2 को बनाने के लिए 400, 3 600, कुछ ऐसे। क्या आप मेरे साथ एग्रीड हो कि कुछ लाइन ऐसे बनेगी, ये लाइन बनेगी, ठीक है। जैसे जैसे यहां पर हमने क्वांटिटी लिखी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो कुछ ऐसे बनेगी ये लाइन, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, वो टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। टोटल कॉस्ट इंक्रीज होता है जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। अच्छा, अब आपने आंसर करना है, मेरा प्रोडक्शन है 1 शर्ट का, मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताना। प्रोडक्शन 1 शर्ट का है, मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताना, जल्दी से लिखो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताना कितनी लगेगी? 1 शर्ट बना रही हूं, पर यूनिट, अच्छा 200 लगेगी, ओके। मेरा प्रोडक्शन है 10 शर्ट्स का, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताना, जल्दी से पर यूनिट बताना। अब मैं 10 शर्ट बना रही हूं, मैं ना जान ले लूंगी तुम्हारी, पर यूनिट पूछ रही हूं मैं, पर यूनिट शतानो 200, मतलब कि आप 10 शर्ट बनाओ, आप 1 शर्ट बनाओ, पर यूनिट कॉस्ट तो सेम आएगा, पर यूनिट कॉस्ट सेम आएगा, ठीक है। तो क्या समझे आप? प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो डिक्रीज हो, वेरिएबल कॉस्ट क्या रहता है आपका? कांस्टेंट। अब इस पर मुझे कोई डाउट पूछा ना, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता ये, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज कांस्टेंट होता है, पर यूनिट की बात कर रही हूं, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा आपका। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट टोटल में प्रोपोर्शनेटली, वर्ड ध्यान देना है, प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा। आप प्रोपोर्शनेटली का मतलब समझते हो? आप क्या होता है प्रोपोर्शनेटली का मतलब? होता है कि देखो, आप पहले 1 शर्ट बना रहे थे, ठीक है, फिर आपने 2 शर्ट बनाई। अगर आपने अपनी प्रोडक्शन 1 से 2 करी, आपका प्रोडक्शन कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ? सेम रेशियो, यस यू आर राइट। बट फिर भी मैं पूछने वाली हूं, 1 शर्ट से आपने 2 शर्ट्स बनाई, बताओ आपका कितना परसेंटेज प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ? बस ये बताओ, परसेंटेज में बताओ कितना परसेंटेज प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ? 100%, वेरी गुड। ये आपको निकालना आता है ना कि 100% आप कैसे निकालते हो कि 1 शर्ट इंक्रीज हुई कितने के पीछे? 1 के पीछे 100 के पीछे कितनी होगी? 100%। अगर आपका प्रोडक्शन 100% से, इधर देखो 100% से आपका प्रोडक्शन 100% से इंक्रीज हुआ, ये कॉस्ट भी 100% से इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आप जो है ये भी आपका 100% इंक्रीज होगा। तो 200 का 100%, 200 हो गया, तो 200 प्लस 200 400। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेटली, मतलब सेम रेशियो में आपका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा और सेम रेशियो में आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है आपके प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। चलो, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब आप मुझे आंसर करेंगे। 2025, इधर देखो
2025 में मेरा प्रोडक्शन था 300 यूनिट्स का, ठीक है, और जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी वो थी 30,000। आपने समझ तो लिया, अब आंसर दे सकते हो। 2025 में, दोबारा से सुनो, मेरा प्रोडक्शन था 300 यूनिट्स का, मेरी कॉस्ट थी 30,000। अच्छा, पर यूनिट कितनी होगी? ये टोटल है, पर यूनिट कितनी होगी? 30,000 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है, कितना हो गया आपका? 100 पर यूनिट। मानते हो मैं ठीक लिख रही हूं? ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या हुआ, अब मुझे इस डेटा के बेसिस पर जो है वो फ्यूचर का कॉस्ट निकालना है, फ्यूचर का कॉस्ट निकालना है। कौन सा कलर लूं? ये वाला लेती हूं। अब 2026 में मैंने डिसाइड किया कि मैं 400 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगी, ठीक है। 2026 में मैंने डिसाइड किया मैं 400 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करूंगी, 400 यूनिट्स। क्या मेरे बच्चे तुम लोग टोटल कॉस्ट बता सकते हो कि टोटल कॉस्ट कितना लगेगा? कितना लगेगा टोटल कॉस्ट? अच्छा, सबने बड़ी जल्दी बता दिया। ओके, कितना लगेगा? आपने पता क्या किया होगा, आपने 400 इंटू 100 कर लिया होगा कि मैम 40,000 तो लगेगा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा दिया होता फिर निकाल लेते? मुझे ये बताओ। अब मैं इसको क्लियर कर देती हूं, इसको भी क्लियर कर देती हूं। अब देखती हूं आंसर कैसे करते हो। मेरी 2025 में जो कह लो कि कॉस्ट है, अच्छा ये वो टफ हो जाएगा ना अपने के लिए, चलो मैं पहले इधर लिखती हूँ। 300 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए, ठीक है, तो मेरी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है 30,000। अब मेरा जो प्रोडक्शन है 2026 में इंक्रीज हो जाएगा 150%। अच्छा, अगर मेरा प्रोडक्शन 2026 में 150% इंक्रीज हो जाएगा तो टोटल प्रोडक्शन कितना होगा? पहले ये बताओ, टोटल प्रोडक्शन कितना होगा? कॉस्ट की तो बाद में बात करेंगे, बताओ टोटल प्रोडक्शन कितना होगा हमारा? बेटा 300 यूनिट्स है, 150% है, दोबारा बताओ। कैसे निकाला ये? इतने ज्यादा यूनिट्स कैसे आ रहे हैं तुम्हारे? 150% अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा मतलब कि 300 का 150% करो। अच्छा सॉरी, मैं 150% कर दिया। चलो इसको 2 मिनट रुको, ये ज्यादा हो जाएगा। इसको लेते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा 50%। 50% मैंने टोटल में बता दिया था। अब बताओ 50%। हाँ वो कॉस्ट आपने ठीक से बताई, 50%। अब बताओ, यूनिट्स बताने हैं। हाँ ठीक है, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा 50%। अब जिनको नहीं पता वो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अब हमारे यूनिट्स कितने थे? 300, ठीक है। इस बार 2026 में मेरा प्रोडक्शन कितना होगा? वो किसके इक्वल टू होगा? 300 में 300 मल्टीप्लाई बाय 50%, ऐसे करोगे ना। अच्छा 300 50% इसका कितना हो गया? 150। आपने ऐसे निकाला होगा, ऐसे निकाला होगा। यहां तक क्लियर है सबको? 450 ऐसे निकला होगा। अच्छा थोड़ा सा ना इसको ध्यान में रखो, ये चीज मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि हम इतने लॉन्ग कट नहीं लगा सकते कॉस्ट अकाउंटिंग में, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो शॉर्टकट सीखने हैं आपने, शॉर्टकट सीखने। आप इतना बड़ा लॉन्ग कट नहीं लगाओगे अपने क्वेश्चंस में। क्या इसको ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? 300 और 300 कॉमन है, वो बाहर निकाल लूं, अंदर क्या रह गया? 1 प्लस 0.50, 0.50 ये रह गया ना, 100 से डिवाइड किया 0.50 हो गया। अच्छा 300 मल्टीप्लाई बाय 1.50, या इसको ऐसे लिख दूं 300 1.50 मतलब 150 डिवाइडेड बाय 100, क्या तब भी 450 आया? इस बात को समझे कि नहीं, इतना बताओ। देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, जो हम बचपन में करते आ रहे हैं, 300 प्लस 300 का 50%, ये हमने किया, ठीक है। क्या मैं इसको डायरेक्टली 300 को 150 कर देती तब भी आंसर सेम आता?
क्या इस बात को अभी समझे आप? हाँ, नहीं समझे मैं दोबारा बताऊंगी, क्योंकि यही चीजें आपको बाद में परेशान करती हैं। क्या इस बात को समझे कि अगर उसने 50% बोला इंक्रीज हो रहा, आप सीधा 150 करोगे, सेम आंसर आएगा जो हमारा प्रीवियसली आया था। ये बात क्लियर है? अच्छा, अगर ये बात क्लियर है तो आपको दो मिनट, अगर वो ये बोलता, अब आंसर देना मुझे, मेरा जो प्रोडक्शन है वो 2026 में इंक्रीज हो रहा है। अब फटाफट से आंसर देना है, फटाफट से, मैंने आपको बता दिया आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है 75% से। 75% से फॉर्मूला बताओ जल्दी, क्या लिखोगे? 75% से इंक्रीज हो रहा है, 75% से, 75% से, जल्दी जल्दी, बस कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। कितना आया आंसर? एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है। कॉस्टिंग में तो ऐसे आंसर देने हैं तभी होगा। अब जिन्होंने आंसर नहीं दिया, क्या करना था? 375, मैंने क्या कहा कि बस 100 में उतना परसेंटेज ऐड कर देना। 175 डिवाइडेड बाय 100, आपका आंसर आता 525। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ये बात क्लियर है? देखो ऐसे नहीं करना, आपने कॉस्टिंग में कभी नहीं करना जितने परसेंटेज दिया हो, ऐसे मत करना। 300 प्लस 300 इंटू 75%, फिर आप ऐड करते, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास। जितना परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 100 में उतना प्लस कर देना, बस 100 में उतना प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स 2026 में आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे? 525। ये क्लियर है? अच्छा चलो, इतना क्लियर है? यस बोलो, आगे फिर मैं बताने लगी हूं। आपको कॉस्ट ऐसे भी नहीं निकालनी है वैसे, अब मैं आपको बताती हूं। अच्छा, आपने निकाल लिया, अगर 75% इंक्रीज हो, यहां पर यूनिट है हमारा 100 रुपीज, ठीक है, पर यूनिट है। अगर 75% इंक्रीज होगा तो आपके 525 यूनिट्स बनेंगे। फिर आप क्या करोगे? 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप बता दोगे कि इतना कॉस्ट आएगा जो हमारा 2026 में आएगा, ठीक है, अगर हमारी प्रोडक्शन इतनी इंक्रीज होती है। इज इट करेक्ट? राइट? 500, 300, बच्चा मुकेश बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रही हूं, क्योंकि जब आप कॉस्ट शीट के क्वेश्चन करोगे ना, तो वहां पर क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व नहीं किया होगा जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ, वैसे ही सॉल्व किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत लॉन्ग होता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सब चीजें कर पाए, इसलिए यहाँ पर बहुत हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको यही मेथड करना। पहले ये बताऊं बात, अगर मुझे कॉस्ट जानना होता तो कॉस्ट कैसे मैं जानती? मेरा 300 यूनिट्स में 2025 में बना रही थी, क्लियर? अब मेरा 75% इंक्रीज हो गया, तो आपने मुझे बताया कि मैम 525 यूनिट्स आप 2026 में बनाओगे, तो कॉस्ट कितना आता? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते, जो भी पर यूनिट है इतना आता। इज इट क्लियर? ठीक है, ये तो हो गया। बट बच्चे आपका 2025 में कॉस्ट कितना था? 30,000। मेरा प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज हुआ? 75% से। इट मींस मेरा, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो मेरे सेल के साथ प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होता है। इट मींस अगर मेरा सेल 75% से इंक्रीज होगा तो मेरा कॉस्ट भी तो 75% से इंक्रीज होगा। क्या मैं डायरेक्टली इसको 175 डिवाइडेड बाय 100 ना कर देती? करो तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 175%, क्या मेरा आंसर इतना ना आ जाता? क्या मेरा आंसर तब भी वो ही ना आता? समझे बात? ठीक है, आप देखो, आपको यूनिट्स दिए होंगे, आपको पर यूनिट भी निकाल लोगे, आपको ये बताया होगा इतना इंक्रीज है। आपने लॉन्ग कट में नहीं जाना कि हम देखें कि ओके हमारे कितने यूनिट्स इंक्रीज हुए, फिर हमारा पर यूनिट कितना था, ये आंसर। सीधा सीधा जो भी कॉस्ट होगा, अगर उसने बोला कि 75% प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो जो कॉस्ट आपको प्रीवियस ईयर का दिया होगा, आप डायरेक्टली उसका उतना परसेंटेज इंक्रीज कर देना। आप जो है वो इंस्टेंटली इस वाले आंसर पर पहुंच जाओगे। ठीक है, आप डायरेक्टली इस पर पहुंच जाओगे। चलो ठीक, ओके, आई होप आपको समझ आई होगी ये बात।
तो अगर आपको समझ आई है, अब जल्दी से आंसर करना है। अगर मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है 50% से, तो बताइए मेरी कॉस्ट कितनी होगी? जल्दी आंसर करो फिर। अगर मेरी प्रोडक्शन 50% से इंक्रीज होगी तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी? 45,000। आप बताइए सब आंसर। देखो किसी ने इसको क्या किया होगा कि 300 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय 50%, मतलब कि मेरा जो है वो 450 यूनिट्स हो गया, उसको फिर एक एक यूनिट 100, ये हो गया आपका बच्चों वाला मेथड। कुछ स्मार्ट बच्चों ने क्या किया होगा, ओके हमारी लास्ट ईयर कॉस्ट कितनी थी? 30,000, 50% इंक्रीज 150 ये नहीं करना, ये करना है, ठीक है? स्मार्ट मेथड आपको स्मार्टली प्ले करना 150%। एक और क्वेश्चन चाहिए कि थोड़ा आगे चलूं अब, मतलब वेरिएबल कॉस्ट का ये सारा कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा आगे चलूं, आगे एक पॉइंट और चलूं फिर इसके, अगर ये बात समझ में आ गई तो। ठीक है, इस पे जितना मर्जी टाइम लगाओ क्योंकि यही बस कॉन्सेप्ट आगे यूज होगा। अब आगे की कहानी, ओके यही है आपका जो है दिया हुआ। अब वो कह रहा है, अब मान लो वो कह रहा है कि जो 2026 है ना, 2026 में आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो इंक्रीज हो जाए। प्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला, प्रोडक्शन के बारे में नहीं कुछ बोला, आप प्रोडक्शन को भूल जाओ। वो कहता है कि 2026 की आपने कॉस्ट बतानी है, जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है ना वो इंक्रीज हो जाएगा 50% से। प्रोडक्शन 300 यूनिट ही रहेगा, प्रोडक्शन के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि 2026 में हो सकता है कि शर्ट में जो क्लोथ लग रहा है उसका रेट बढ़ जाए, ठीक है? उसने बोला कि वेरिएबल कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा 50% से। एक मेथड तो आप क्या करोगे कि एक यूनिट पे कितना कॉस्ट लग रहा है? 100, राइट? इसका 50% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 100 प्लस 100 का 50% मीन्स आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 150 रुपीज आ जाएगा। 150 रुपीज आ जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल ठीक, ठीक है? ऐसे आंसर फटाफट देते जाओ, ठीक है? 150 है वेरिएबल कॉस्ट और हमारे टोटल यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब टोटल यूनिट्स कितने हैं? 300, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 150। अच्छा आंसर कितना आया? 45,000। शैतानो सेम नहीं बोलना, वो कुछ और है ये कुछ और है, ठीक है? 45,000 ऐसे आया, ऐसे आया। अच्छा आप समझ गए ये बात मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पिछले साल कॉस्ट कितना था? पिछले साल कॉस्ट कितना था? 30,000। अरे प्रोडक्शन तो सेम ही रहा है ना, प्रोडक्शन तो सेम रहा है। उसने बोला ये कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा 50% से, वेरिएबल कॉस्ट पूरा ही तो इंक्रीज होगा 50% से। क्या इसको 150% कर दूं? क्या तब भी आंसर सेम आएगा? या 30,000 प्लस 30,000 का 50% कर दो तब भी 45। क्या सीधा मैं 150 कर दूं? क्या सीधा मैं 150 कर दूं तब भी आंसर सेम आएगा? आएगा ना? समझ गए? मतलब कि ये है हमारा इंक्रीज इन कॉस्ट। सेम ही मेथड चलता है, ठीक है? जितने परसेंट से इंक्रीज सीधा सीधा 100 में वो प्लस करके ऐड कर दो, आप वहीं पर ही पहुंच जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे। चलो आपको ये दोनों बातें समझ आ गई। अब पता क्या हुआ? अब वो कहता है कि जो 2026 है ना उसमें, अब इधर देखो, इधर देखो, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा 75% से, राइट? और इवन कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा 50% से। अब बताओ, दोनों मैंने अलग अलग बता दिए, ठीक है? अब थोड़ा सा इधर मेरे तरफ देखो, जो 30,000 है, प्रोडक्शन 75% से इंक्रीज होगा तो मेरे बच्चे तो कॉस्ट भी तो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगा। तो यहां 175 डिवाइडेड बाय 100, ये मेरा प्रोडक्शन का इंक्रीज है, उसका मैंने ट्रीटमेंट कर दिया, अभी करके देखा था, ठीक है? इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और जो भी ये कॉस्ट आएगा, ये आएगा बढ़ी हुई प्रोडक्शन का, पर वो बढ़ी हुई प्रोडक्शन ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन वो कहता कि जो भी कॉस्ट आएगा वो भी तो इंक्रीज होगी 50% और फिर मल्टीप्लाई कर दो 150 से, 150 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। क्या ये मेथड आपको समझ आया?
रुको मैं इसको ना थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ, मुझे लगता है किसी को नहीं समझ में आया होगा। बस मुझे आंसर बता दो कितना आया, फिर मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ। आप मुझे आंसर बताओ, मैं इसको डिकोड करती हूँ। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 175% मल्टीप्लाई बाय 150%, 78750 जिसका आया, वेरी गुड। अब थोड़ा सा डिकोड करते हैं इसको, अब थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। करना हमें ऐसा ही है, लेकिन इस बात को समझना है आपने। देखो मेरे बच्चे, पहले 300 यूनिट्स था, उसने क्या बोला कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी 75% से। आप क्या करोगे कि 300 यूनिट में 300 मल्टीप्लाई बाय 75%, तो आई थिंक 525 आ जाएगा, इतने यूनिट्स होंगे, ठीक है। फिर आप कहोगे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो था प्रीवियसली कितना था, 100 पर यूनिट था, अब उसमें भी 50% का इंक्रीज हो गया। तो 50% का इंक्रीज हो गया तो आप क्या करोगे, 100 प्लस 100 का 50%, तो मीन्स जो न्यू आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 150 पर यूनिट। अब यूनिट्स कितने हैं, 525, एक एक यूनिट्स का कॉस्ट कितना है, 150, 525 मल्टीप्लाई बाय 150, क्या 78750 आया, ठीक है। बट बहुत लंबा नहीं हो गया, ठीक। हमेशा याद रखना ये करने की जरूरत नहीं होती है। आपको जो कॉस्ट दिया होगा ना, ये कॉस्ट जो है वो 300 यूनिट्स का है। अगर आपका 75% प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो सीधा 175 कर देना, अगर आपका कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया तो सीधा 150% कर देना, तो इसी पर पहुंच जाओगे। अब इस बात को आप भूलेंगे नहीं। ये पार्ट क्लियर हो गया ना वेरिएबल कॉस्ट का, कैसे भी घुमा फिरा के इंक्रीज करे डिक्रीज करे आप हैंडल कर लेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में आपको दिया गया होगा, क्लियर। तो चलो एक बार हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइए, आपके नोट्स में लिखा है, कहता है द कॉस्ट दैट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली वेरी होती है उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, अदर एक्सपेंसेस। जितने भी मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बताया है ना, वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। जो प्राइम कॉस्ट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे वेरिएबल होते हैं, क्योंकि एक एक शर्ट पर कितना खर्चा आ रहा है वो उसके साथ आइडेंटिफाई होता है, वो सारे वेरिएबल होते हैं आपके। तो वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर कैसा होता है, वो पर यूनिट जो है ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, चाहे कितना भी प्रोडक्शन करो। लेकिन आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा आपका वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होता है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन आपकी बन के आती है। तो इन शॉर्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होता है, पर आपके लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज होता है। अब हम समझते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसे ही पूरा फिक्स्ड कॉस्ट समझेंगे। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट मान लीजिए कि जिस बिल्डिंग में वो शर्ट बन रही है उस बिल्डिंग का रेंट जो है वो 10,000 है, 10,000 है। आज हमने 100 शर्ट्स बनाई, आज हमने 100 शर्ट्स बनाई, मुझे बताओ कि टोटल रेंट जो है वो 10,000 ही रहेगा, 10,000 ही रहेगा, ओके। फिर हमने 300 शर्ट्स बनाई, तो टोटल रेंट कितना हो जाएगा बताओ। 100 शर्ट्स का रेंट है 10,000, अब हमने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी, 300 शर्ट्स बनाई, तो टोटल रेंट कितना होगा, टोटल रेंट कितना होगा। अरे आप 100 बनाओ, 200 बनाओ, 300 बनाओ, 500 बनाओ, 600 बनाओ, कुछ भी बनाओ, रेंट तो सेम रहेगा, इट मींस ये 10,000 रहेगा। अच्छा, 450 शर्ट्स बनाई, तब भी आपका रेंट कितना हो गया, 10,000, ओके। लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट होता है, पर यूनिट होता है मेरे बच्चे, अगर आप 100 शर्ट्स बनाओगे ना तो पर यूनिट जो है आपको फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपीज पड़ेगा। लेकिन अगर आप 300 शर्ट्स बनाओगे ना तो आपका जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो 33.33 हो जाएगा। अगर आप शर्ट जो हैं वो 450 बनाओगे तो पर यूनिट आपका 22.22 हो जाएगा। अब इससे आप क्या समझे, फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर क्या समझे, कि जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट होती है
वो आपकी डिक्रीज होती है जैसे आपकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है, और जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगी जैसे आपकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है पर यूनिट कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है पर यूनिट कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है। ये इसका नेचर होता है, ठीक है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। लेकिन जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट टोटल होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, चाहे प्रोडक्शन कितना भी हो। ये बात आप समझ गए, ठीक है, इन एवरी सर्कमस्टेंस, बिल्कुल ठीक है। चलो, अगर आप ये बात समझ गए, हम अपनी ओल्ड एग्जांपल पे आते हैं। 2025 में मैं 300 यूनिट्स बना रही थी, तो मेरा रेंट जो था, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट था, वो 10,000 था। 2026 में हमारी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 50%। बताइए रेंट कितना होगा? बोलो, बताइए रेंट कितना होगा? वेरी गुड, समझ गए, 10,000। रेंट तो सेम ही रहेगा, ठीक है, रेंट में थोड़ी कोई चेंजेस आएगा। ओके, बट उसने कहा कि 2026 में, अब आप ध्यान देना, ठीक है, उसने बोला कि 2026 में जो है ना वो हमारा लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट इंक्रीज कर देगा और रेंट हमारा 10% से इंक्रीज हो जाएगा। फिर मतलब ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या है कि 10% रेंट इंक्रीज हो रहा है। अब रेंट कितना होगा फिर? 10% रेंट इंक्रीज। देखो, फिक्स्ड कॉस्ट नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो सकती है, हो सकता है लैंडलॉर्ड इंक्रीज कर दे। वेरी गुड, आपने कैसे किया? अब वही शॉर्टकट मेथड अपनाया ना, 110% किया होगा। जब 10,000 का 10% 1,000 वो ऐड कर दो, जब सीधा आप 10,000 का क्या कर दो, 110% कर दो, ठीक है, ये आपने किया होगा तो 11,000। इट मीन्स, अब आप क्या समझे कि कभी भी आपको क्वेश्चन आए ना, अगर फिक्स्ड कॉस्ट दिया हो और उसने बोला हो कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है 50% से, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर इस प्रोडक्शन का आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं देना, क्योंकि प्रोडक्शन कुछ भी हो आपका फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम होगा। बट अगर उसने बोल दिया कि नेक्स्ट ईयर में हमारा कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, सिर्फ उसका इंपैक्ट ही आप दोगे, आप फिक्स्ड कॉस्ट पर कभी भी प्रोडक्शन के इंक्रीज डिक्रीज का इंपैक्ट नहीं देना है। ये आपने बात समझनी। ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा सिंपल है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। आपका जो कॉस्ट कांस्टेंट रहता है विद इन रेलिवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। रेलिवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी का मतलब यहां पर मैं आपको समझाती हूँ कि जो फैक्ट्री बनी होती है ना, उसकी एक कैपेसिटी होती है कि वो 1 लाख यूनिट्स बना सकती है। अगर आपकी कल को डिमांड जो है वो 2 लाख की होगी तो आपको अपनी फैक्ट्री को एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो फिर रेंट इंक्रीज होगा। तो इसलिए यहां पर लिखा होता है कि एक रेलिवेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पर सेम रहता है। जैसे फैक्ट्री रेंट हो गया, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट होगी, सुपरवाइजर, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ये सारे के सारे हमारे फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। अगर फिक्स्ड कॉस्ट को ना आप ग्राफिकली प्रेजेंट करोगे, अगर आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को प्रेजेंट करोगे, चाहे आप 10 यूनिट्स बनाओ, चाहे आप 20 बनाओ, 30 बनाओ, 40 बनाओ, जो 50 बनाओ, आपका 10,000 ही रहेगा कॉस्ट, कुछ भी आप प्रोडक्शन करते रहो। लेकिन अगर हम ग्राफ में फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट प्रेजेंट करें, तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, हमारा पर यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो ये इसका जो है वो बिहेवियर होता है फिक्स्ड कॉस्ट का। क्लियर? अब आ जाती है थर्ड कॉस्ट जो होती है सेमी वेरिएबल। पहले ये देख लें कि हमने टोटल कॉस्ट लिख ली, टोटल कॉस्ट लिख ली, ठीक है। टोटल कॉस्ट किसके इक्वल टू होती है? हमारी टोटल कॉस्ट किसके इक्वल टू होती है? हमारी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, इसके इक्वल टू होती है, ठीक है। अगर आपका जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 10 और उस पर आपका 200 टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और आपका फिक्स्ड कॉस्ट 1000 है, तो टोटल कॉस्ट किसी भी इन 10 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना आएगा? 1200। मींस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज आवर टोटल कॉस्ट, वो टोटल कॉस्ट होती है।
इसी के बेसिस पे मैं आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट को समझाना लगी हूं। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में सुनो। एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों के कंपोनेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करो ना करो तो एक जो है वो आपका कह लो कि आपका एक चार्ज, फिक्स चार्ज होता है जो आता ही आता है, आप चाहे उसको यूज करो ना करो, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे ऊपर जितना भी यूज करते हो तो आपने भी देखा होगा आपको पर यूनिट जितना आप कंज्यूम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका बिल बनता है। मतलब एक लेवल के बाद जो है वो वेरिएबल होने लगती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। ऐसे ही अगर आपने कुछ घर पर लैंडलाइन वगैरह लगाया है तो उसका एक फिक्स्ड चार्ज होगा, उसके बाद जितनी ऊपर कॉल करोगे तो उसके आपके जो है पर मिनट के अकॉर्डिंग, जब पर कॉल के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस पड़ते हैं, उसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ऐसे ही फैक्ट्री में भी कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो ना तो पूरी तरह वेरिएबल होती हैं और ना ही पूरी तरह फिक्स्ड होती हैं, उसमें दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग करना पड़ता है। अब वो अलग अलग कैसे करेंगे उसके बारे में समझते हैं। हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल को ही लेते हैं, इसी एग्जांपल को लेते हैं। देखो, हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, अब इस टेबल को ध्यान से देखो, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो है 20। अगर मैं 10 यूनिट्स बनाऊंगी तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 200। अगर मैं 20 यूनिट्स बनाऊंगी तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 400, 30, 600। और मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 1000 है। आप 10 बनाओ, 20 बनाओ, 30 बनाओ, 40 बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। इन दोनों को ऐड करके मैंने यहां पर लिख दिया 1200, 1400, 1600। अब कुछ देर के लिए आप भूल जाओ कि ये कॉस्ट नहीं दी हुई, मान लो ये कॉस्ट नहीं दी हुई, आपको ना कॉस्ट कुछ ऐसे दी हुई है। आपको ये कॉस्ट दी हुई है कि 10, 20 मैं यहां पर लिखती हूं सो दैट आप समझ पाओ। आपको ना कुछ कॉस्ट ऐसे दी हुई है कि 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 30 यूनिट्स, 40 यूनिट्स, 1200, 1400, 1600 और 1800 ये आपको कॉस्ट दे रखी है। अच्छा, अगर सिर्फ इतना ही लिखा होता, इतना ही लिखा होता तो आपको क्या लगता है जी कॉस्ट आप कैसे इसमें पहचानोगे, जी कॉस्ट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है, ये कैसे पहचानोगे? अगर इतना ही दिया होता तो ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है? देखो, फिक्स्ड कॉस्ट तो ये हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रही है। फिक्स्ड होती तो सेम रहती, फिक्स्ड होती तो वो तो सेम रहती, तो फिक्स्ड तो है नहीं। फिर आपका शक जाना चाहिए कि हो सकता है ये वाला जो कॉस्ट है आपका, ये कॉस्ट आपका वेरिएबल हो, ठीक है। बट वेरिएबल की एक पहचान होती है कि जितनी परसेंटेज से आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है उतने ही परसेंटेज से जो है वो आपका जो है वो कॉस्ट भी इंक्रीज होना चाहिए, राइट। तो आपका जो 100% प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, अगर 100% प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो ये कॉस्ट भी 100% इंक्रीज होनी चाहिए थी, फिर ये 2400 होनी चाहिए थी, पर वो भी नहीं हो रहा। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं है ना तो आप समझ जाओ कि ये जो कॉस्ट है ना ये ना तो वेरिएबल है ना फिक्स्ड है, ये सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल का मतलब इसमें फिक्स्ड कंपोनेंट भी है और इसमें वेरिएबल कंपोनेंट भी है। अब इन दोनों को अलग अलग करना है। अब मेरी बात सुनो, जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुई 10 यूनिट से, ये कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ कितना, 200। जो कॉस्ट इंक्रीज होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू वेरिएबल ना, क्योंकि फिक्स तो इंक्रीज नहीं हुआ होगा, फिक्स तो इंक्रीज नहीं हुआ होगा। जो ये 200 रुपीज इंक्रीज हुआ है, ये क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स बनाए, ठीक है। आपका चेंज इन कॉस्ट कितना हुआ, चेंज इन कॉस्ट कितना हुआ और चेंज इन यूनिट्स कितने हुए। आपका 1200 से 1400 कॉस्ट हो गया। कितना कॉस्ट चेंज हुआ, 200 का। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि आपने प्रोडक्शन इंक्रीज किया। कितने यूनिट्स, 10 यूनिट्स।
ये तो टोटल कॉस्ट चेंज है 10 यूनिट्स का। एक यूनिट के पीछे कितना कॉस्ट है, मतलब एक यूनिट के पीछे आपका 20 रुपीज चेंज है। तो ये जो चेंज है ना, ये पर यूनिट, यही तो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, यही तो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। तो मींस आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 20 पर यूनिट है। आप कहीं पर भी ले लो, आप इस वाले लेवल पर ले लो, इस लेवल पर टोटल कॉस्ट किसके इक्वल टू होता है, टोटल कॉस्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। मुझे टोटल कॉस्ट तो पता है, टोटल कॉस्ट है 1200। मुझे यह भी पता है कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 20 रुपीज है, ये तो मैंने निकाल ली, 20 रुपीज है। लेकिन इस 1200 पर में हम टोटल प्रोडक्शन कितना करते हैं, 10 यूनिट्स का इंटू 10, तो ये हो जाएगी ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, वो हमें पता नहीं है। तो आपने क्या किया, 1200 में से माइनस 200 किया, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई आपकी 1000। बात समझ में आई? अगर कोई ऐसी कॉस्ट दी हो जो आपको ना तो वेरिएबल लग रही है ना फिक्स्ड लग रही है, तो इट मींस वो सेमी वेरिएबल है। फिर आप क्या करेंगे, उसमें से वेरिएबल और फिक्स्ड कंपोनेंट को कैसे अलग करेंगे? अरे मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, वो क्यों हो रही होगी, बिकॉज ऑफ वेरिएबल कंपोनेंट। तो कितनी इंक्रीज हुई, 200। क्यों हुई, क्योंकि मैंने 10 यूनिट्स जो है एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए। इट मींस एक एक यूनिट्स पर 20 रुपीज का खर्चा आता है, तो वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। तो हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी है, 20 रुपीज। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, 10, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कर दो तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। आप कोई भी लेवल ले लो, आप ये वाला लेवल ले लो, आपका इस लेवल पर टोटल कॉस्ट कितना है, 1400। ठीक है, हम प्रोडक्शन कितनी कर रहे हैं, 20। हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल 20 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता नहीं। तो 1400 माइनस 400 इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट इस केस में भी कितनी आएगी, 1000। आप किसी लेवल पर भी कैलकुलेट करोगे तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट पता चल जाएगी, 1000। क्लियर? तो मतलब यहां पर अब देखो, अगर आपको कभी भी ऐसा भी दिया हो ना, ये कॉस्ट दी हो, तो आप कैसे जो है वो वेरिएबल या फिक्स्ड कॉस्ट को अलग करेंगे? तो जितना कॉस्ट इंक्रीज हुआ, जितना आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, उससे आपको क्या पता चल जाता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, वो आपका 20 रुपीज निकल जाएगा। तो आप देख लो किसी भी लेवल पर वेरिएबल कॉस्ट कितना है टोटल, और आपका टोटल कॉस्ट, इन दोनों को माइनस करोगे, देन यू गेट योर फिक्स्ड कॉस्ट एवरी लेवल पर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम जो है ऐसे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक ग्राफिकल मेथड भी होता है, तो उसको समझते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जिस कॉस्ट में दोनों कंपोनेंट होते हैं, फिक्स्ड कंपोनेंट भी होता है, वेरिएबल कंपोनेंट भी होता है। एक तो मैंने आपको मेथड बता दिया कि चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, उसके अकॉर्डिंग। एक ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड कैसे यूज होता है उसको समझो थोड़ा सा। देखो, अगर मेरे बच्चे में यहां पर क्वांटिटी लिखूं और यहां पर टोटल कॉस्ट लिखूं, मेरी बात सुनो, जब मेरे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जीरो प्रोडक्शन है, इसको मैं क्लियर करूं पहले। देखो, अगर मेरा जीरो प्रोडक्शन है तब भी मेरा कॉस्ट तो 1000 है। आप कुछ प्रोड्यूस करो ना करो, आपको फिक्स्ड कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर जीरो क्वांटिटी, यहां पर है जीरो क्वांटिटी, फिर 10, 20, 40, 50 सो ऑन। ठीक है, फिर यहां पर ले लेते हैं 1000, 2000, 3000, 4000 एंड सो ऑन, ये ले सकते हैं, राइट। तो जब आपका, अगर मैं इन यूनिट्स को और टोटल कॉस्ट को ग्राफिकली प्रेजेंट करूं, अगर मेरा प्रोडक्शन जीरो भी है तब भी मेरी कॉस्ट कितनी है, 1000। मतलब यहां से स्टार्ट होगी, यहां से कॉस्ट स्टार्ट होगी, यहां से लाइन। फिर जब आप 10 यूनिट्स बना रहे हो तो आपका कॉस्ट कितना आ रहा है, 1200, मतलब ऊपर को जा रहा है। ऐसे ना आपके ऐसे पॉइंट बनेंगे, ऐसे कुछ पॉइंट्स बन जाएंगे, ऐसे आप सारा जो है वो ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। फिर आप इन सभी डॉट में से एक लाइन लगाएंगे, एक लाइन,
जो मैक्सिमम डॉट्स को कवर करती हो, एक लाइन लगानी है ऐसी। ये लाइन यहां पर टच कर रही होगी ना, टच कर रही होगी, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ये है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब हो सकता है आपको ये वाला दिया ही ना हो, ये दिया ही ना हो, माइट भी ये आपको दिया ही ना हो, ठीक है, आपको सीधा दिया हो कि 10 पर जो है 1200 है आपकी कॉस्ट, 20 पर 1400 है। तो जब आप ये पॉइंट्स लगाएंगे ना, 10 पर 1200, 20 पर 1400, जैसे ही आप ये लाइन लगाएंगे, इस लाइन को बैक पर जहां पर ये आपके वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट करेगी, वो ही आपका फिक्स्ड कॉस्ट होगा। तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ग्राफिकली भी निकल जाता है। आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, आपको वैसे ही पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं आएगा इस पर। तो यहां पर वाई पॉइंट पर, वाई एक्सिस पर आपका जो लाइन है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट इंटरसेप्ट करता है, वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है और ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपका होता है वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा बनता है टोटल कॉस्ट, ये आपका होता है टोटल कॉस्ट। तो ग्राफिकली भी आप जो है वो अलग अलग कर सकते हो अपनी कॉस्ट को, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को। अब हम थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर यूनिट्स है, यहां टोटल कॉस्ट है। जब आप एक लाइन लगाते हो ना, ये लाइन वाई एक्सिस पर जहां पर भी इंटरसेप्ट करती है, वाई एक्सिस पर यहां पर भी इंटरसेप्ट करती है, वो आपका टोटल जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है। इससे ऊपर होता है वेरिएबल कॉस्ट और ये टोटल बनता है आपका टोटल कॉस्ट। ये आपके उसमें दिया हुआ है। अब आप अपनी बुक में से देख लेना, ये सारे ग्राफ्स आपको समझ में आएंगे। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि आप कितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करें, आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है। ये आपको ग्राफ क्या बताता है कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होते हैं, आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज होता है, आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टोटल में प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होता रहता है। ये आपको फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बताया कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आपका रिड्यूस होता है जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ये आपको फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताया कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, आप कोई भी प्रोडक्शन करो, ठीक है। ये आपको टोटल पे बताया हुआ है कि अगर आप टोटल कॉस्ट को ग्राफिकली प्रेजेंट करोगे ना, तो यहां पर बैक पर वाई एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट करता है, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो ये सारे ग्राफ्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। विल वर्क ऑन YT, इज इट डेमो बस? नहीं, अभी YouTube पर आपका पूरा कॉस्ट शीट चलेगा बच्चे, पूरा कंप्लीट किया जाएगा। अच्छा, ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आ गई कि लाइक अगर हम कॉस्ट का बिहेवियर देखें तो उसके बेसिस पे एक आपको प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट दिखती है, एक आपको फिक्स्ड दिखती है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको टोटल कॉस्ट दी जाती है, तो आपको सेग्रीगेट करना होता है, ठीक है। अगर ये सारी बातें समझ में आई तो अब देखो इस क्वेश्चन को, क्या आप ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? थोड़ा सा मुझे बताओ, मेरे साथ रीड करना है, मेरे साथ रीड करना है। लेट अस अज्यूम, ध्यान से रीड करना, आपने खुद निकालने की कोशिश करनी, क्योंकि मैंने आपको जो है कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आप खुद सोचना है कि इस चीज को कैसे किया जाएगा। लेट अस अज्यूम दैट द कंपनी आइडेंटिफाइड 2 सेट्स ऑफ कॉस्ट फॉर 2 कॉन्सिक्वेंट मंथ। अच्छा, 2 कॉन्सिक्वेंट मंथ की कोई कॉस्ट दी हुई है, विच आर एज फॉलो। आपको जनवरी 2022 की कॉस्ट दी है, ओके, वो कितनी दी हुई है आपकी 60 टेबल है, और टोटल कॉस्ट जो है, ठीक है, टोटल कॉस्ट है वो आपकी 1700 है, ये आपको जनवरी की दी हुई है। अच्छा, फिर आपको फरवरी की 2022 की कॉस्ट दी है, फरवरी में बनाए आपने 70 टेबल, और आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है 1900। इट इज गिवन फैक्ट दैट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद इन ए रेलिवेंट रेंज। अच्छा, उसने ये बता दिया कि अगर आप 60 से 70 भी गए ना, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कांस्टेंट है। विद इंक्रीज इन यूनिट्स प्रोड्यूस, तो आपकी कॉस्ट में कोई फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज नहीं है। तो आपने कैलकुलेट करना है कि आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है एंड आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। तो बताइए, क्या आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। अब आपको कुछ ऐसा है, ये यूनिट्स हैं आपके 60 और 70, कॉस्ट है आपका 1700 और 1900। देखो, प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हुआ
प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हुआ, कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ, इसलिए ये पूरी की पूरी फिक्स्ड कॉस्ट तो है नहीं। प्रोडक्शन आपका जो इंक्रीज हुआ है 10 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, प्रोडक्शन आपका 16.67 इंक्रीज हुआ, बट कॉस्ट तो उतने से इंक्रीज नहीं हुई, कॉस्ट तो उससे कम इंक्रीज हुई है। इट मीन्स ये वेरिएबल भी नहीं। तो ये वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें से आपको वेरिएबल और फिक्स्ड को अलग अलग करना है। तो करो करो, कैसे करोगे? मैंने क्या बोला, आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा? चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि आपने प्रोडक्शन में चेंज किया। चेंज इन यूनिट्स नहीं करते तो सेम रहता। तो कॉस्ट में चेंज कितना हुआ? 200। प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ? 10 यूनिट्स। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? ₹20 पर यूनिट। जिन बच्चों ने बताया वेरी गुड, लिटरली आई एम प्राउड ऑफ यू, आपको समझ आ गई। इट मीन्स ठीक है, 20 पर यूनिट। अब किसी भी लेवल पर जाकर आप जो है फिक्स्ड कॉस्ट को जो है देख सकते हो। टोटल कॉस्ट किसके इक्वल टू होता है बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट किसके इक्वल टू होता है? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मुझे इस लेवल पर अगर मैं जाऊं तो 1700 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 20। इस लेवल पर मैं कितने टेबल बना रही हूं? 60। मुझे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता। 1700 ये है आपका 1200, कितना आया आपका? 1700 माइनस 1200, फिक्स्ड कॉस्ट 500। तो वेरिएबल कॉस्ट भी पता चल गया और आपका जो है फिक्स्ड कॉस्ट भी पता चल गया। तो मींस कोई भी मेथड आप जो है आप इस लेवल पर भी कर सकते हो। देखो इस लेवल पर टोटल कॉस्ट है 1900, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 70 इंटू 20। क्या तब भी आपका 500 ही आएगा ना फिक्स्ड कॉस्ट, किसी भी लेवल पर कैलकुलेट करोगे? इज इट क्लियर? ठीक है, तो चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, वो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल जाता है। ओके, एक तो आपका ये मेथड हो गया। अच्छा, फिर वो कहता है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कई बार क्या होता है कि आपको बहुत सारा डेटा दिया होता है, ठीक है, बहुत सारी प्रोडक्शन वगैरह दी होती है। उस केस में अगर आपको क्वेश्चन बोले कि आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करो, देन वहां पर फिर आप हाई लो मेथड का यूज करेंगे। हाई लो मेथड का मतलब, हाई लो का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी हाई कॉस्ट है, देखो इसमें हाई कॉस्ट कितनी है हमारी? 1,15,000। लो कॉस्ट कितनी है? 97,000। ठीक है, तो आप हाई लो मेथड यूज करके जितना चेंज इन कॉस्ट हुआ और इसी लेवल पर जितना चेंज इन प्रोडक्शन हुआ, वो आप उससे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेना। अगर आपको नंबर ऑफ फिगर्स दे रखी हो ना, तो उस केस में आप हाई लो मेथड यूज करेंगे। मींस सबसे लो प्रोडक्शन और सबसे हाई प्रोडक्शन, उसमें आपका कॉस्ट का चेंज कितना है और उसमें आपके यूनिट्स का चेंज कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपने फिक्स्ड कॉस्ट को जो है वो कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला दिया हो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हो, तो मेरे बच्चे इसमें हमें क्या लगाना है? हाई लो मेथड। ठीक है, तो आपका जितना भी टोटल कॉस्ट हाई पॉइंट पर है उसमें से माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट लो पॉइंट पर। ऐसे ही आपके जो टोटल यूनिट्स हैं हाई लेवल पर और टोटल यूनिट्स हैं लो, उनको आप माइनस कर देंगे। अब यहां पर हाई लेवल पर टोटल कॉस्ट कितना है? 1,15,000 और लो पर कितना है? 97,000 डिवाइडेड बाय, हाई पर आपके यूनिट्स कितने हैं? 8,000, लो पर कितने हैं? 6,000। तो बताओ आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा? ये है आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कौन सा मेथड? हाई लो मेथड। तो कितना आया मेरे बच्चे? किसी ने नहीं निकाला? कैसी बातें कर रहे हो? कॉस्टिंग के बच्चे होके 18,000 डिवाइडेड बाय 2,000
आया चलो किसी ने तो निकाला 9 पर यूनिट। ठीक है, जब आप ऐसे निकाल लो ना तो इन दोनों में से किसी भी लेवल पर आप फिक्स्ड कॉस्ट को जो है वो कैलकुलेट करोगे। मान लो मैं इस लेवल पे करती हूँ, मान लो मैं लो वाले लेवल पे करती हूँ, तो मेरा टोटल कॉस्ट है 97,000, मेरे यूनिट्स कितने हैं 6,000, एक एक यूनिट्स के लिए 9 है प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट किसके इक्वल टू हो जाएगा 97,000, ठीक है 54,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया आपका, सबका आया ये 97,000 माइनस 54,000 43,000। ठीक है, अब 3 मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, 3 मेथड्स यहां पर मैंने आपको बताए हैं। अगर तो 2 लेवल ही दिए हों तो चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स कर देना। ठीक है, अगर आपके लेवल्स बहुत सारे दिए हों तो हाई लो मेथड को यूज करना है, ये आपके एमसीक्यू में आ जाता है। ठीक है, तो हाई वाला पॉइंट और लो वाला पॉइंट का कॉस्ट और हाई लेवल वाले यूनिट्स और लो पॉइंट वाले यूनिट्स, उसको लेके आपने आंसर वैसे ही सेम निकलेगा। थर्ड आपका था ग्राफिक मेथड, मीन जो टोटल कॉस्ट है और क्वांटिटी है उसको आप ग्राफिकली जो है वो प्रेजेंट करेंगे, जहां पर आपका लाइन जो है वो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा, वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ये 3 मेथड्स के थ्रू आप अपनी सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट कर सकते हो। चलो, आप जितना भी किया है उसके बेसिस पे मैं आपसे कुछ पूछूंगी। अब सिर्फ आंसर देना जो हमने कर लिया बस, ठीक है, बट एक पॉइंट रह गया है, वो भी समझा ही दूं, रुक जाओ फिर वो भी समझा दूं। वैसे वो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अच्छी तरह किया हो, फिर भी कर लेते हैं। मान लीजिए बेटा आपकी कॉस्ट है, अब ये आंसर आपने खुद देना है मुझे। मान लो कॉस्ट हमारी निकली 1 लाख, उसने बोला कि आपने प्रॉफिट अर्न करना है 10% ऑफ कॉस्ट, तो मुझे प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस बताओ, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस बताओ जल्दी से। बस ये पॉइंट रह गया, बाकी सब कुछ हो गया है जितना मुझे क्वेश्चन के लिए चाहिए, ये बता दो जल्दी से। 10% ऑफ कॉस्ट, मुझे प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस बताओ। प्रॉफिट है 10,000, ठीक है, और सेलिंग प्राइस है 1,10,000, ठीक है, ओके गुड, आता है तुम्हें। चलो दोबारा बताओ फिर। उसने बोला प्रॉफिट है 10%, प्रॉफिट है 10% ऑन सेल्स। अब फटाफट से सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट बताओ। 10% ऑन सेल्स, जल्दी से। तुम लिखो, मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ, इसको अच्छी तरह लिख देती हूँ सो दैट मैं समझा पाऊँ। कॉस्ट है 1 लाख, अगर प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट हो तो सेलिंग प्राइस ये है 10,000, ये है 1,10,000। अगर आपका कॉस्ट 1 लाख है और प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स है तो सेलिंग प्राइस बताया किसी ने? अरे ये तो बताया नहीं तुमने, ये कैसे निकलेगा ये पता है? अच्छा पहले मैं ये बताऊं ये कैसे किया होगा। प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब क्या है? 10% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर प्रॉफिट आपका 10 है तो कॉस्ट है आपकी 100 और आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा 110। इसका मतलब ये होता है 10% ऑन कॉस्ट। 10% मतलब 100 कॉस्ट है तो 10 रुपीज प्रॉफिट है और 110 आपका सेलिंग प्राइस है। अगर आप जो आपको दिया हुआ है 1 लाख, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट टू व्हाट 100। अगर आपको डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकालनी है ना तो आप यहां पर 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये आ जाएगा, या 10,000 जो है ऐड कर दो तब भी ये सेम आएगा। ठीक है, ये बात समझे आप? ठीक है, तो आपका 10% ऑन सेल्स, 10% ऑन सेल्स का मतलब क्या है कि प्रॉफिट अगर 10 रुपीज है तो सेल आपका 100 है। अगर प्रॉफिट 10 ऑन सेल है मतलब 10 आपका प्रॉफिट है और 100 रुपीज सेल है, देन कॉस्ट कितना होगा? देन कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट कितना होगा? देन कॉस्ट आपका बच्चे होगा 90।
कॉस्ट कितना होगा 90। तो आपका जो ये 1 लाख है, अब दिस रिप्रेजेंट टू 90। तो अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करो, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो। ये डिफरेंस होता है। सेम तो आ ही नहीं सकता ना, कैसे आ सकता है सेम, मुझे बताओ। सेम तो आ ही नहीं सकता। इसको दूसरे ढंग से भी बताती हूँ, पहले ये बताओ मुझे, ठीक है। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। ये आपका कुछ 1 आएगा, ठीक है। तो 1 लाख पे ऐड कर दिया हमने, तो आपका कुछ 1 लाख 11,001 इतना आपका जो है आंसर आएगा। ये आंसर डिफरेंट होगा बेटा, इस बात को सिर्फ समझना है। ये हमें बाद में जाके बहुत परेशान करता है कि 10% ऑफ किसका दिया हुआ है, सेल्स का दिया है या कॉस्ट का दिया हुआ है। जो भी चीज आपको यहाँ पर गिवन होती है, ठीक है, आप देखोगे वो किसको प्रेजेंट कर रही है और आपको क्या निकालना है। इसको ना हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, जैसे आप करते होंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हो, ये शॉर्टकट मेथड है। ऐसे भी तो कर सकते हो कि अगर प्रॉफिट 10% ऑन सेल है तो आप अज्यूम कर लो, लेट अस अज्यूम सेल्स है आपका, आंसर सेम आएगा, सेल्स एक्स मान लो। अच्छा, सेल्स किसके इक्वल टू होती है? अगर मैंने सेल एक्स मानी है तो सेल किसके इक्वल टू होती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसके इक्वल टू होती है। इसको मैंने एक्स माना है तो एक्स इक्वल टू कॉस्ट मुझे दिया हुआ है, कॉस्ट कितना है 1 लाख, प्रॉफिट कितना है? कहता प्रॉफिट है 10% ऑफ सेल्स, मतलब 10% ऑफ व्हाट? एक्स, 0.10x। फिर आप क्या करोगे? एक्स माइनस 0.10x इक्वल्स टू 1 लाख। ये कितना बन जाएगा? 0.90x 1 लाख, और x 1 लाख 0.90 का मतलब डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। कि यहां पर भी मैंने सेम ही बोला कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 90, अगर मैं इसको 100 से कर दूंगी तब भी सेल्स निकल जाएगी। क्या ये बात समझे आप? इस बात को ना ध्यान में रखना है बस आपने। आपको किस पर दिया हुआ है उसको आप जो है, जो जिस पर भी दिया होगा वो 100 होगा, बाकी आप निकाल लेना वो क्या है, वो 90 है, 80 है, 20 है, वो आप निकाल लेना, डायरेक्टली आपका जो है कैलकुलेट हो जाएगा। चलो, अगर ये बातें समझ आई, बस 1-2 क्वेश्चन है, मुझे पता है टाइम हो गया है, बट 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, मेरे को तसल्ली हो जाएगी कि आप चीजें समझ गए हो। बस 2 मिनट। जितने भी क्वेश्चन है ना, यदि एक बार आप करके देख लेना, मैं आपसे कुछ पहला क्वेश्चन ही आ जाओ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखती हूँ आपको कितना समझ में आया। अरे रुक गया ये, रुको, मुझको दोबारा चलाने दो, तब तक तुम सांस लो। बस 2 क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद एंड कर दूंगी। 2 क्वेश्चन पूछने हैं, मुझे पता तो चले तुम्हें समझ भी आई है कि नहीं। भाई दे रहा है ना? हाँ, सेल्स देखो, हमें सीएम में करना है। हाँ, सीएम में करना है, बिल्कुल करना है। देखो सेल्स है आपका 21, 22 का 25 लाख। आपको जो है सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने किए होंगे, क्या हम पता कर सकते हैं इससे? क्या हम पता कर सकते हैं? बोलो। देखो आपका जो सेल्स होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है? जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये करते हो ना। सेल्स आपको दिया हुआ है 25 लाख का, यूनिट्स हमें पता नहीं है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 120। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकाले होंगे उन्होंने? अरे जितना भी सेल हुआ है, एक एक यूनिट अगर 125 पर सेल हुआ है तो कितने यूनिट सोल्ड हुए होंगे? डिवाइडेड किया होगा ना, डिवाइड किया होगा। देखो यहाँ पर आपको छोटा सा लग सकता है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में, किसी लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है ना, तो आपको लगता है कि कैसे कैलकुलेट करना है। इसलिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने दिए हैं कि पहले ही हम इसको देख लें कि कैसे कैलकुलेट होता है। अब ये देखो, ये भी थक गया है, ये भी बंद हो रहा है बार बार। 2 ही क्वेश्चन पूछूंगी, सच्ची बोल रही हूँ मैं। चलो आगे देखते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड अमाउंटेड 4,80,000।
अब ध्यान से देखना, और विच 25% वर वेरिएबल, जिसमें 25% वेरिएबल है। आपको बताना है कि वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने होंगे। बस ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको मुझे बता देना, मेरे को तसल्ली हो जाएगी कि आपने ठीक किया। देखो एक तो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है ना टोटल है 4,80,000, ठीक है। उसने बोला कि इसमें से 25% वेरिएबल है और 75% फिक्स्ड है, और ये इंफॉर्मेशन ना उसने 2025 की दी रखी है। क्लियर, इतना क्लियर है। अब वो कहता है कि 2026 में जो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी ना वो 50% से इंक्रीज हो जाएगी। देन टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने होंगे बताना। आप मेरी बात समझे, ये 2025 के टोटल इतने हैं, मतलब उसने फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों इकट्ठे करके बता दिए 4,80,000, पर उसने ये भी बता दिया कि इसमें से 25% वेरिएबल है और फिक्स्ड है आपके कितने 75%। फिर बताया कि 2026 के मुझे प्रोडक्शन ओवरहेड्स बताओ अगर हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है 50% से। अब ये आप आंसर कर दो तो मुझे पता चल जाएगा कि 2026 में, अच्छा ये आपने क्या बताया, फिक्स्ड बताया, क्या बताया 3,60,000, 1,20,000। अच्छा आप मुझे ये बता रहे हो कि इसमें से 1,20,000 जो है वो वेरिएबल है और 3,60,000 जो है वो फिक्स्ड है। अच्छा तो 2026 का वेरिएबल कितना होगा, फिक्स्ड कितना होगा अगर 50% हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, ये बता दो बस। क्या यहां पर भी 1,20,000 लिख दूं, क्या यहां पर भी 1,20,000 लिख दूं? अच्छा बच्चों ने बताया कि नहीं मैम यहां आप 1,20,000 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1,20,000 अगर आपकी प्रोडक्शन 50% से इंक्रीज हुई है ना तो आप यहां पर 150% कर दो, आप 150% कर दो। अब ये मैंने 150% क्यों किया पूछना मत। तो आपका मैम आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट 2026 का 1,80,000। अच्छा ये तो पता चल गया। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लिखूं, फिक्स्ड कितनी लिखूं, 240 क्या है, फिक्स्ड कितनी लिखूं, इसमें भी 50% इंक्रीज मार दूं, 50% इंक्रीज कर दूं। फिक्स्ड कितनी लिखूं, क्या फिक्स्ड 3,60,000 लिखूं कि इसमें भी इंक्रीज करना है मुझे, तो 3,60,000 प्लस 1,80,000 जिसका आंसर 540 है, वो तो कॉन्सेप्ट को समझ गया। 540 हमेशा ध्यान देना, देखो कॉन्सेप्ट वही है जो हमने किया वही है, उसने टोटल बता दिया, टोटल बता दिया, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, वेरिएबल अलग कर दो फिक्स्ड अलग कर दो। अब फिक्स्ड को मत छेड़ना, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है वो एज इट इज लिख देना, ठीक है। सिर्फ हमें छेड़ना किसको है, वेरिएबल को, और वेरिएबल भी आपकी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगी। तो कितना बोला 50%, सीधा 150% कर देना 180। तो 2026 में मेरी वेरिएबल हो जाएगी 180, फिक्स्ड हो जाएगी 360। इट मींस टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5,40,000। दैट्स इट, ठीक है। बस ये आज के कॉन्सेप्ट्स थे। अब नेक्स्ट क्लास में आप जितने कॉन्सेप्ट यहां पर लिखे हुए हैं आप एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट और उसके क्वेश्चंस करवाऊंगी, और जितने क्वेश्चंस हम क्लासेस में करेंगे आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो उसी के बेसिस पे आता है, उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछा जाता, प्रोवाइडेड आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। इज इट क्लियर?